वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बिहार मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। अब यूरोपियन मर्चेंट कंपनीज बिहार में कब आना स्टार्ट हुई? 17th सेंचुरी में। बिहार एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड था उस टाइम पे। पोर्चुगीज थे पहले जो विदेशी शक्ति बिहार में आई और उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया हुगली में। वो पटना जाते थे, पटना से हुगली बाय बोट जाते थे, अपने साथ स्पाइसेस, सेरामिक के यूटेंसिल्स और कॉटन और ये सब चीजें वापस लेके जाते थे। 17th सेंचुरी आते आते डच जो थे उन्होंने एक स्टोर रूम पोटेशियम नाइट्रेट का सेटअप कर दिया कई प्लेसेस पे बिहार में। डच जो थे वो पहले उन्होंने थे जिन्होंने एक डच फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी 1632 में पटना कॉलेज के नॉर्थ बिल्डिंग में। वो इंटरेस्टेड थे बिजनेस में, किस चीज के? कॉटन, टेक्सटाइल्स, शुगर, सॉल्ट, ओपियम, इस सब के। अब मैं आपको ना यहां से एक बात बताती हूं। आपने ये सिंपल लाइन पढ़ी कि वो इंटरेस्टेड थे बिजनेस ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, सॉल्ट, ओपियम में। बिहार से अलग अगर बात करें, अगर हम यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि इनमें से कौन सी चीजें थी जो ये लोग वापस लेके जाते थे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो अगर आप ये नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं और दिमाग में रख रहे हैं तो देखिए कैसे कहीं भी कोई चीज काम आ सकती है। तो मोस्टली जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं स्टेट पीसीएस की, वो जनरली यूपीएससी भी दे रहे होते हैं। तो उस लिहाज से भी चीजें ऐसे आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। मतलब कहीं भी आपकी की हुई मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, काम आनी ही आनी है। चलिए बैक टू आवर टॉपिक। 1662 में नाथियास वेगनबर्ग, ये कंटेम्प्रेरी हेड थे डच अफेयर्स के बंगाल में। इनको एक डेक्री मिली, मतलब एक परमिशन टाइप मिला फॉर ट्रेड अक्रॉस बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मुगल एम्परर औरंगजेब ने इनको दिया था ये परमिशन। डच ट्रैवलर ट्रैवर्नी पटना आते हैं 1665 में। उसके बाद वो छपरा जाते हैं। छपरा में पोटेशियम नाइट्रेट प्योरीफाई हो रहा था उस टाइम पे। वहां पे बहुत सारे टेंशन होते थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनीज के बीच में कि ये जो कौन पोटेशियम नाइट्रेट को किसको राइट मिलेगा टू प्योरीफाई इट। 1848 में रिबेल था अफगान सरदार शमशेर खान, जिसने पटना इन्वेड किया और डच फैक्ट्री को लूट लिया। सक्सेस जो ब्रिटिश को मिली बैटल ऑफ प्लासी में, यहीं से तो इनका विस्तार स्टार्ट हुआ हिंदुस्तान में, उसने कंडीशन डच की और खराब कर दी। 1758 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली ले ली इस ट्रेड पे। ये मोनोपोली इनका फेवरेट था, इनको हर चीज में मोनोपोली चाहिए थी। तो इनसे खराब, ब्रिटिशर्स से खराब, मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, इनसे ज्यादा ब्रूटल पॉलिसीज किसी भी फॉरेन कंपनी की कभी रही होंगी। इन्होंने मोनोपोली ले ली ट्रेड पे पोटेशियम नाइट्रेट के बिहार में। नवंबर 1759 में क्या हुआ? डच को हरा दिया इन्होंने, बैटल ऑफ बिदारा में, पढ़ा है ना हमने। और बस वो लोग तो चले गए थे बेचारे। उसके बाद ये लोग, इन्होंने चिंकू कासिम बाजार और पटना का वेयर हाउस भी सिक्योर कर लिया। अब दोनों कंपनीज के बीच में स्ट्रेन हो गए रिलेशन, लड़ाई हो गई ब्रिटेन और होलैंड के बीच में यूरोप में। इस दौरान जुलाई 1781 में मेजर हार्डी कमांडिंग ऑफिसर थे पटना मिलिशिया के। इन्होंने पटना डच वेयर हाउस को कब्जा लिया। डच फैक्ट्रीज जो थी छपरा और सिंधिया की, उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया। अगस्त 1781 में पैट्रिक हिटले ने अज्यूम की कमांड डच फैक्ट्री फ्रॉम मैक्सवेल। 8 अक्टूबर 1784 में वेयरहाउस जो है वापस करा डच कंपनी को। फिर 1795 में फ्रैंको डच वॉर हो गया था, तो डच बेसिस इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गए। लेकिन 1817 में डच गुड्स वेयरहाउसेस जो थे उनको वापस कर दिया गया। फिर डच फाइनली ये जो थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ही मिल गए थे 1824-25 आते आते। अब करेंगे फ्रेंच कंपनीज की बात। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1664 में। फ्रैंकोइस मार्टिन लीडर थे इनके। मार्टिन ने पौंडीचेरी भी फाउंड किया था 1674। आज भी अगर पौंडीचेरी जाएं तो बेसिकली इट्स अ फ्रेंच सेटलमेंट, क्यूट लिटिल फ्रेंच सेटलमेंट बोला जाता है इसको। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए, माहे, कराइकल और इस सब में। अब अच्छा आप बताइए जरा, ये इस टॉपिक से अलग है बात, पौंडीचेरी किस किस जगह को मिला के पौंडीचेरी बोला जाता है, ये बताएंगे आप मेरे को, ठीक है। आफ्टर सम इयर्स फ्रेंच ने एंटर किया बंगाल और चंद्रनगर में, वहां पे चंद्रनगर स्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद 1734 में उन्होंने एक गुड्स का वेयरहाउस बनाया पटना में। और यहां का जो मेन इंटरेस्ट था फ्रेंच कंपनी का वो था सॉल्ट पीटर ऑब्टेन करना बिहार से। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, मतलब इनको तो कोई और पसंद आना नहीं है, इनके साथ प्रॉब्लम हो गई, इनको डोमिनेट करना था ट्रेड पे। तो ब्रिटिश ने देख लीजिए चंद्रनगर कब्जा लिया। तो पॉलिसीज इनकी, स्ट्रैटेजीज इतनी तकड़ी थी कि इन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को।
पटना में राजा राम नारायण डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने इनको वेलकम किया और जगह दे दी, बैरक्स बना लो भाई, आ जाओ। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी में लोग जीत जाते हैं। आयरकूट जी जनरल थे बिहार के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने एक्सपेल कर दिया जियानला को फ्रॉम पटना और फ्रेंच वेयर हाउसेस ऑक्यूपाई कर लिए। पौंडीचेरी को भी इन्होंने, मतलब पौंडीचेरी भी हाथों से निकल गया फ्रेंच के। ट्रीटी ऑफ डैरिफ के हिसाब से फ्रेंच कंपनी को अपनी खोई हुई टेरिटरीज वापस मिली। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 में ट्रेडिंग एक्टिविटी फ्रेंच की इंडिया में बस पौंडीचेरी तक रह गई थी। ग्रेजुअली 1814 तक आते आते बिहार से फ्रेंच एक्टिविटीज बिल्कुल चली गई। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स कब्जा करेंगे हर जगह। डैनिश कंपनीज आती हैं। डेनमार्क जो है लास्ट थी उनमें से जो इंडिया में आई थी। अच्छा, सीक्वेंस पता है ना आपको कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में कैसे आई थी? ट्रिक भी है उसका, पहले आप लोग मुझे सीक्वेंस कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली 1744 और 1774 और 75 में पहली डच कंपनी आती है, डैनिश कंपनी आती है पटना में। मई 1775 में जॉर्ज वर्नर हेड थे डैनिश फैक्ट्री के पटना में, उन्होंने एक डेक्री ले ली, परमिशन ले ली गवर्नर जनरल से और बोला कि यार ट्रेड वगैरह करने दो हमें। डैनिश कंपनी ने किस पे, नाइट्रे के ट्रेड पे फोकस किया मेनली। ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई 1801 में। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा तो आप कोरिलेट कर पाएंगे इन बातों को। तो हमारी हिस्ट्री के साथ साथ पैरेलल दुनिया की हिस्ट्री भी तो चली रही थी ना, तो टेंशन हो गई दोनों में। डेनिस फैक्ट्री जो थी पटना में एंड कोठी इन सेरमपुर, ये देखो आ गए ना फिर से कब्जा करने। 1802 में ट्रीटी ऑफ आमियान होती है, जो टेरिटरीज होती हैं ओन बाय डेनमार्क, इनको इंडिया वापस किया जाता है। 1845 तक सारे जो ये थे अपने ब्रिटिशर सब कब्जा लेते हैं इनका भी सामान। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि एक्चुअली कब परमानेंट वेयर हाउसेस बनाए गए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिहार में। ऐसा माना जाता है कि परमानेंट वेयर हाउस स्टैब्लिश हुआ 1691 में एट गुलजार बाग पटना। कंपनी का इंटरेस्ट क्या था? कैलिको टेक्सटाइल्स, रॉ सिल्क। इसके अलावा सॉल्ट पीटर ओपियम को भी इन्होंने इंटीग्रल पार्ट समझा ट्रेड का। कैलिको टेक्सटाइल्स जो थी वो प्रोड्यूस होती थी ऑन अ लार्ज स्केल एट लखबार नियर पटना। 1664 में जॉब चार्नॉक को अपॉइंट किया गया हेड ब्रिटिश फैक्ट्री जो पटना में थी उसका। चार्नॉक ने लूट लिया बिल्कुल सिटी ऑफ हुगली को 1686 में। बिहार का जो सूबेदार था शाइस्ता खान उस वक्त, उसने 3.5% का टैक्स लगाया ब्रिटिश कंपनी पे, ब्रिटिश कंपनी जो ट्रेड कर रही थी 1680 में। इसकी वजह से शाइस्ता खान ने ऑर्डर कर दिया कि इनकी सारी प्रॉपर्टी ले आओ, ब्रिटिश प्रॉपर्टी जितनी भी है ना बंगाल और बिहार में। मतलब देखो क्या बढ़िया काम किया इसने, पर बढ़िया किसी का काम कुछ रहा नहीं क्योंकि एंड में तो इन्होंने कब्जा ही लिया सब कुछ। 1690 में एक अग्रीमेंट फिर मिल जाता। असल में ये लोग लालच दे देते थे इन लोगों को, और इन लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी की इतनी आदत हो रही थी कि पैसा ले लेते थे और परमिशन दे देते थे, ये हो रहा था। इन्होंने फिर से ब्रिटिश को परमिशन दे दी ट्रेड की। ट्रेडिंग एक्टिविटीज ब्रिटिश की थोड़े टाइम पे हॉल्ट पे आ गई मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद। फर्रुखशियार के टाइम पे पटना फैक्ट्री को बंद करा दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने परमिशन दे दी ट्रेड करने की 1717 में। ब्रिटिश ने फिर से पटना फैक्ट्री खोल दी 1718 में, फिर बंद हो गई 1750 में क्योंकि नवाब अली वर्दी खान का प्रेशर था। लेकिन ये हॉलवेल थे कोई ब्रिटिशर, इन्होंने फिर से की कोशिश, फिर से स्टार्ट हो गई देखो 1755 में। और भाई 1757 का जो ये वॉर था प्लासी वाला और बक्सर वाला, बस इससे सब कुछ इनके कंट्रोल में आ गया था, टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। और बक्सर के बाद आपको पता है एक ट्रीटी साइन हुई थी लॉर्ड क्लाइव और मुगल एम्परर शाह आलम II के, इलाहाबाद की ट्रीटी। 2 ट्रीटी साइन हुई थी ना 12 अगस्त 1765 में, जिससे सारे राइट्स मिल गए थे बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी विवानी सब राइट्स मिल गए थे। ये सब हमने अच्छे से देखा है हमारे दूसरे वीडियो में भी। अब ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो गया बिहार में। बिहार सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज था शुरू से ही। बिहार मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड था मिडाइवल पीरियड में भी। ट्रेडर्स आए यहाँ पे, एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिच, ये सब। नवाब्स के टाइम पे मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान के टाइम पे फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज ज्यादातर ट्रेड एक्टिविटीज में थी, लेकिन उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थे। शौकत जंग को हार गए थे बाय हुम सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ मनीहारी 16 अक्टूबर 1756 में। सिराजुद्दौला जो थे वो अंडर थ्रेट थे ऑफ वॉर फ्रॉम ब्रिटिश साइड। ऑफिसर जो थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। एक ये इनका फेवरेट काम था, किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन करना, फोर्ट विलियम इन कैलकाटा। इसकी वजह से टेंशंस पैदा हो गई सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसकी वजह से होता है बैटल ऑफ प्लासी।
उसका रिजल्ट तो पता ही है आपको। उसके बाद उन्होंने मीर जफर को एक पपेट नवाब के टाइप पे बिठा दिया था और उसका बेटा था मीरान, उसको डेप्यूटी नवाब बना दिया बंगाल का। लेकिन रियल पावर किसके हाथ में थी? बिहार की, इन द हैंड्स ऑफ राजा राम नारायण। 1760 में मीर कासिम नवाब बनता है बंगाल का, लेकिन इनके ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन अच्छे चल नहीं पाते हैं क्योंकि ये अपनी चलाने लगेंगे, वो चीज इनको अच्छी नहीं लगेगी। मीर कासिम ने कैपिटल शिफ्ट की थी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक फोर्ट बनाया मुंगेर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। इनके रिलेशंस नवाब दीवान थे राम नारायण ऑफ बिहार, उनके साथ अच्छे नहीं थे। उन इनडिसिप्लिन के चार्ज पे मीर कासिम ने उनको जेल पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन जो राम नारायण थे जाके ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। मीर कासिम ने लेटर लिखा कंपनी गवर्नर वेंसिटार्ट को कि राम नारायण को वापस भेजो। वेंसिटार्ट ने राम नारायण को वापस भेज दिया। फाइनली मीर कासिम ने उनको मार दिया। मीर कासिम ने बंद करा दिया था मिसयूज करना ऑफ अडॉप्शन बाय द कंपनीज एम्प्लॉयज, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी गुस्सा हो गई मीर कासिम पे। मीर कासिम ने ब्रिटिश सपोर्टर्स सेठ हीराचंद को और उनके ब्रदर को हाउस अरेस्ट दिलवा दिया, स्वरूप चंद को, मुंगेर में। एलिस एक ब्रिटिश एजेंट थे पटना के, उन्हें कहा गया जाओ इन्वेड कर दो सिटी। एलिस ने पटना को लूट किया कंप्लीटली और उनको बहुत लोगों को मार भी दिया, जिसकी वजह से मीर कासिम को गुस्सा आएगा ही आएगा। उसने मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एलिस को मुंगेर ले आए। वो पटना में मीर कासिम ने इनको मसाकर कर दिया, जिसको बोला जाता है पटना मसाकर। इस इंसिडेंट को बोला जाता है, स्टार बना लो। इसके बाद क्या होगा भाई? मीर कासिम और ब्रिटिशर्स की दुश्मनी तो एकदम हो गई ना। 2 सितंबर 1763 को मीर कासिम को हरा दिया ब्रिटिशर्स ने इन द बैटल ऑफ उदावनाला, राजमहल बिहार में। ब्रिटिश नहीं पकड़ पाए मीर कासिम को, वो करमशांसा रिवर क्रॉस करके अवध प्रोविंस एंटर कर गया। अब बड़ा सा मूवमेंट चलेगा अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ था, जो ट्राइबल लोग थे उनको लगा कि हमारी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डेंजर में है। ये लोग हर जगह जा रहे थे, जंगलों में भी जा रहे थे, वहां भी इनको रूल्स अपने चलाने थे। ट्राइबल रिबेलियन स्टार्ट होते हैं लेट 17th सेंचुरी में। जो पार्टिजन पॉलिसी थी ब्रिटिश की, उसका भी हाथ था इन ट्राइबल रिवोल्ट्स में। जो किंग्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, वो जो थे वो ट्राइबल सब्जेक्ट्स के साथ उनके सही रिलेशंस नहीं थे। जो डेज्योर था ना सेल्फ रिस्पेक्ट का इन लोगों में, वो क्लियरली विजिबल था आफ्टर रिबेलियंस। मतलब बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, 13 रिवोल्ट्स हुए ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जिसमें से मेन रिवोल्ट्स आपको पढ़ के जाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तमार रिवोल्ट 1771, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिवोल्ट, उससे रिलेटेड लीडर का नाम और उसका ईयर इंपॉर्टेंट है, प्लस किस जगह पे वो रिवोल्ट हुआ था। तो अगर तमार रिवोल्ट की बात करें तो ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया छोटा नागपुर का, और जो किंग और लैंडलॉर्ड्स थे यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिल गई कंपनी की। लैंडलॉर्ड्स ने क्या करा, गरीब किसानों से जमीन हथियाना स्टार्ट कर दिया। ये जो एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी थी, इससे उरांव जो ट्राइब थी उसके अंदर बहुत गुस्सा भड़का। फिर इन्होंने रिबेलियस एटीट्यूड्स शो करने स्टार्ट कर दिए। 1794 तक आते आते जो रिबेल्स थे, इन्होंने इतना ज्यादा डरा धमका दिया लैंडलॉर्ड्स को कि उन्होंने जाके फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि प्लीज आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए इनसे। तो ये था तमार रिवोल्ट। चेरो रिबेलियन देखें तो 1800 के टाइम पे था, और चेरो पीजेंट्स ने स्टार्ट किया था ये अपने किंग के खिलाफ। ये जो रिबेलियन था वो बेसिकली क्या था कि बाइस्ड पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। कंपनी ने ओवरथ्रू कर दिया था जयनाथ सिंह को बाय डिप्लोमेटिकल मीन्स, और उसकी जगह पे गोपाल राय को किंग बना दिया था। कुछ टाइम बाद गोपाल राय रीयूनाइट कर गया कुछ चेरो सरदार्स के साथ, जिसकी वजह से ब्रिटिश उन पे गुस्सा हो गए। ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया गोपाल राय को और जेल में बंद कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश ने चूड़ामन को वहां पे किंग बनाया। चूड़ामन राय जो था वो कुछ भी काम, जो भी काम करता था वो केवल ब्रिटिशर्स की एडवाइस पे करता था, जिसकी वजह से ट्राइबल इंटरेस्ट अफेक्ट होते थे। इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और 1802 में जो ये चेरो लीडर थे, इनको फांसी की सजा हो गई थी। और ये जो रिबेलियन था ये सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने। मोस्टली रिबेलियन सप्रेस ही कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने। हो रिबेलियन 1821 से 22। हो कहाँ, कौन से लोग होते हैं? छोटा नागपुर वाले लोग। छोटा नागपुर की तरफ जो लोग रहते हैं, उन्होंने किंग जगन्नाथ सिंह ऑफ सिंहभूम, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। ये न्यूट्रल थे जगन्नाथ सिंह के, और इनकी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी किसी से, लेकिन इनको इन्वेड किया था बाय, दे वर इन्वेडेड ट्वाइस बाय द किंग ऑफ नागवंश। पर इनके फ्रेंडली रिलेशंस थे राजा ऑफ सिंहभूम के साथ। कुछ टाइम बाद किंग ऑफ सिंहभूम जो थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिशर्स को ज्वाइन करना, जिसकी वजह से इनके साथ मिसबिहेव किया इन्होंने। और यहाँ पे मेजर राफसेज थे जो इन लोगों को यूज करते थे फॉर सेल्फिशनेस, और इनको मतलब पागल बनाते थे, बेवकूफ बनाते थे झूठे वादे करके इनसे। कोल रिबेलियन। अब देखिए
कोल रिबेलियन में आपको ये याद रखना है कि जॉइंट रिबेलियन था बहुत सारी ट्राइब्स का, जो छोटा नागपुर, पालामू, सिंहभूम, मानभूम, इस सब एरिया में रहते थे। सेम प्रॉब्लम थी ये लैंडलॉर्ड्स वाली, और टैक्सेस खराब थे, फोर्स्ड रिकवरी ऑफ टैक्सेस होती थी, और ये जो लैंड था ना इनका, ये आउटसाइडर्स को दे रहे थे यहाँ पे लोग। तो आउटसाइडर कौन थे? डीकूस बुलाते थे इनको। और ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये लाइंस दी हुई आप पढ़ सकते हैं एक बार, कैथबर्ट ने क्या बोला था इन सब चीजों के बारे में, और डब्ल्यू ब्लैट का स्टेटमेंट, बस आपको ये याद रखना है जितना मैंने बताया है। भूमिज रिबेलियन, इसको बोला जाता है गंगा नारायण हंगामा, इंपॉर्टेंट। ये जो था ये जॉइंट रिवोल्ट था बिटवीन द ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स और ट्राइबल पीपल, और गंगा नारायण लीडर थे, ग्रैंडसन थे ये बिलाक नारायण के, जो किंग थे बाराभूम के। पॉलिटिकल रीजंस थे इस रिबेलियन के अराउंड, और कुछ ट्राइबल ऑपरेशन तो मेन रीजन था ही। माधव सिंह ने कॉन्स्पिरेसी प्लान की थी जागीर ऑफ बाराभूम को कैप्चर करने के लिए उनके ब्रदर से, और इस तरीके से क्या हुआ था कि इन्होंने कोल रिबेलियन को सप्रेस करने की भी कोशिश की थी गंगा नारायण ने अपने रिबेल ग्रुप के साथ। इस रिबेलियन को बोला गया भूमिज रिबेलियन बाय ब्रिटिशर्स ने बोला इसको, और काफी वाइड स्प्रेड हो गया था ये। और कंपनी आर्मी आई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट बैंडन एंड टिमर इस रिबेलियन को सप्रेस करने। खरसावन ठाकुर ने फॉट किया था किसके साइड से? ब्रिटिशर्स के साइड से। ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। संथल रिबेलियन की बात करें तो जो संथल्स थे वो प्रोसिक्यूटेड थे बाय हुम? बाय लैंडलॉर्ड्स ऑफ बीरभूम, दालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बकुड़ा रीजन, और वो वहां पे संथल परगना वाले रीजन में, जिसको दामिने कोह बोलते थे, वहां पे सेटल होने लगे थे 1790। ये जो रिबेलियन था ये सबसे ज्यादा डिस्कस्ड मैटर था इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड, क्योंकि बहुत कैजुअलिटीज हुई थी यहाँ पे उस दौरान। इसलिए मतलब परसिक्यूशन ऑफ पीजेंट्स का मरना बहुत प्रोमिनेंट था अमंग द कॉजेज ऑफ रिबेलियन। 1855 में बहुत सारे संथल्स गैदर हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चांद एंड भैरव 4 बेटे थे चुन्नू माझी ऑफ भोगनाडी के, जिन्होंने मतलब बहुत ही शपथ ली थी कि एकदम फियर्स बैटल वेज करेंगे वो अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स। जनवरी 1856 आते आते संथल रिबेलियन जो था संथल परगना में उसे सप्रेस कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इनकी ब्रेवरी और वेलर को एक्नॉलेज किया था, जिसकी वजह से संथल परगना डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली स्टैब्लिश हुआ था। और एशली ईडन पहले कलेक्टर बने थे इस रीजन के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार बनाओ इस पे। अब हम देखेंगे खारवार मूवमेंट। कौन थे लीडर? भागीरथ मांझी। एंशिएंट वैल्यूज, ट्राइबल ट्रेडिशंस को वापस से रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। इस एरिया पे इन्फ्लुएंस था संथल परगना का भी, संथल परगना था इसके इन्फ्लुएंस में। इसके अलावा लैंड रिलेटेड इश्यूज के अलावा वो प्योरिफिकेशन एंड सोशल वर्क के भी प्रमोटर थे। द वाइन वगैरह नहीं पियो एंड ऑल दैट। पूरी निष्ठा के साथ लोग बाग इसमें जाते थे, और उन्हें बुलाया जाता था सफाहर्स, और ट्राइबल लोगों को बोला जाता था बाबा जिया, और जो रेकलेस प्रीस्ट थे उनको बोला जाता था मेल बरागर। ये आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। बिरसा मुंडा मूवमेंट, वेरी फेमस। ये मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड और वाइड स्प्रेड था अमंग द ट्राइबल एरियाज। बिरसा मुंडा जो प्रोटोगेनिस्ट है इस मूवमेंट के, उनको भगवान का अवतार माना जाता है। मुंडा ट्राइब्स, बाकी की ट्राइब्स डिपेंडेंट थी किस पे? एग्रीकल्चर पे। ट्राइब जो थी ये वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स थी छोटा नागपुर रीजन की, और मुंडा पीपल जो थे वो आराम से रह रहे थे, लेकिन अगर जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई थी। पहला रीजन रिवोल्ट का यही था कि इन्फ्लुएंस था दूसरे कल्चर का उनके कल्चर में। कुछ डिफरेंसेस थे जो हर कास्ट ट्राइब में पाए जाते हैं, वो मुंडा ट्राइब पीपल में भी थे, वो एसोसिएटेड थे विद हिंदूज, और फिर कुछ रीजन से कुछ मुंडा जो लोग थे उन्होंने हिंदू ट्रेडिशन फॉलो करने स्टार्ट कर दिए थे। इन डिफरेंसेस की वजह से कुछ जो मुंडा थे वो आ गए थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, जिनको हम मतलब एज वी नो के लैंडलॉर्ड्स और किंग्स जो थे छोटा नागपुर के, वो कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को। तो मुंडास को भी एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ा था, उनके लैंड को कब्जा कर रहे थे, और मतलब कर्जे में डूब रहे थे वो लोग। जस्टिस सिस्टम बस नाम 4 का ही रह गया था। और बिगेस्ट शॉक कब आया मुंडास को? जब ना तो हिंदू फेलोज ना क्रिश्चियन मिशनरीज उनकी कोई हेल्प करने आए। ताना भगत मूवमेंट, ये जो मूवमेंट था ये ओरिजिनेट हुआ था बिरसा मूवमेंट से ही। ये मल्टी डायमेंशनल था, और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1914 में। ताना भगत कोई इंडिविजुअल नहीं थे, लेकिन एक ब्रांच थी ओरांव ट्राइब की, जिन्होंने कुडुक रिलीजन अडॉप्ट किया था। इन लोगों की कंडीशन बहुत खराब थी, और इस तरीके से मतलब ये लोग बहुत लेबरर्स थे और वो सब थे। और जो हीरो थे इस मूवमेंट के वो थे एक यंग मैन जिनका नाम था जटरा भगत, जो सुपरनैचुरल बिलीव्स में यकीन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ जानुश्रुति। ये जो जटरा भगत थे इनको मतलब भगवान मानते थे,
ओरियन डीटी नेम धर्मेश, जिन्होंने इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप कोई मूवमेंट चलाओ, ऐसा ये ट्राइबल लोग मानते थे। नोनिया रिबेलियन 1770 से 1800, हाजीपुर, तिरहुट, सरन, पूर्णिया जो सॉल्ट पीटर प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, बिहार मेजर सेंटर था सॉल्ट पीटर प्रोडक्शन का। सॉल्ट पीटर कहाँ यूज होता था? गन पाउडर में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया ना। और नोनिया कास्ट इस प्रोडक्शन को करती थी। और एसएमईज जो थे वो मीडिएटर बनते थे बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नोनियाज। ये रॉ सॉल्ट लेते थे लोगों से और फैक्ट्रीज में देते थे। एसएमईज को 1/4 मिलता था एडवांस अमाउंट ब्रिटिशर्स से। वहाबी मूवमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है इंडियन मास मूवमेंट में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ओरिजिनेटर थे इस मूवमेंट के अब्दुल वहाब फ्रॉम अरेबिया। इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था इविल प्रैक्टिसेस रिमूव करना जो मुस्लिम सोसाइटी में उस वक्त प्रिवेलेंट थी। लीडर थे सैयद अहमद बरेलवी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। 1776 रायबरेली में इनका जन्म हुआ था और इनका मानना था कि ब्रिटिश रूल है जिसकी वजह से मुस्लिम एम्पायर का पतन हो रहा है हिंदुस्तान में। और इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को कहा दर उल हर्ब और कसम खाई कि ये अबॉलिश करेंगे इसको और स्टैब्लिश करेंगे दर उल इस्लाम, दर उल हर्ब के जगह पे। और इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया इन्होंने सितना में ट्राइबल अफगान्स के हेल्प से। 1821 में अहमद बरेलवी ने विजिट किया पटना, जहां पे विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन ये सब भी इनके कांटेक्ट में आए और इन्होंने स्टैब्लिश किया पटना को मेन सेंटर एज द वहाबी मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली ये एक रिलीजियस मूवमेंट था पर बाद में आते आते ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भी बनता चला गया था। और इस मूवमेंट ने जो स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और जो क्लास स्ट्रगल था बिटवीन नीले साहब से इंडिको ऑफिसर्स, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, ये उसमें बना दिया था इस जो मूवमेंट था उसको। पंजाब में मुस्लिम्स और पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट सिख लैंडलॉर्ड्स और सैयद अहमद से इंस्पायर होकर टीटू मीर ने लॉन्च किया था मूवमेंट अगेंस्ट रिच हिंदूज एंड मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स। 1853 में ब्रिटिश आर्मी सिताना जाती है वहाबीज को सप्रेस करने, जहां पे उनको हार का सामना करना पड़ता है। 1858 में इंग्लिश आर्मी फिर से जाती है सिताना, जो डिफीट हो जाते हैं, जो लोग डिफीट कर देते हैं वहाबीज को और उनको वहां से भगा देते हैं। वहाबी मूवमेंट पटना में कौन लीड कर रहे थे? विलायत अली और इनायत अली। इनायत अली ने हैदराबाद को अपना सेंटर बनाया था साउथ इंडिया का, और विलायत अली ने सिताना को अपना सेंटर बनाया था नॉर्थ वेस्ट का। 1844 में जब विलायत अली अफगानिस्तान जा रहे थे अपने 80 फॉलोअर्स के साथ, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और पटना भेज दिया जाता है। लाहौर में अरेस्ट होते हैं वो। 1851-52 में वो फिर नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर प्रोविंस जा रहे होते हैं, जहां पे वो उनकी डेथ हो जाती है वाइल फाइटिंग ब्रिटिश सोल्जर्स। और पीपल जो लोग एसोसिएटेड थे वहाबी मूवमेंट से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 की लड़ाई में भी। इनायत अली की डेथ के बाद वहाबी मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे? मकसूद मौलवी अब्दुल्ला। ये नाम याद रखना कि वहाबी मूवमेंट से जुड़े हुए नाम है ये। उन्होंने मलाका को ही मेड मलाका हिज सीटाडेल इन 1861 और 1864 में नेविल चैम्बरलिन ने डिफीट किया इनको, लीडर ऑफ द वहाबीज, और उनको पोर्ट ब्लेयर जेल में भेज दिया था। बाकी के लीडर्स देख लीजिए, मुबारक अली, इब्राहिम मंडल, मोहम्मद इस्माइल, आमिर खान, ये सब। तो इस तरीके से 1868 आते आते वहाबी मूवमेंट की एनर्जी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई थी। लोटा रिबेलियन, एग्रेशन जो था लोगों का ब्रिटिशर्स की तरफ वो इंक्रीज हो रहा था मुजफ्फरपुर में 1856 में। 1857 से देखिए पहले की बात हो गई ये। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव थी इनकी नेचर, एट्रोसिटीज बहुत करते थे, डिसैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसी टाइम पे जो प्रिजनर्स थे मुजफ्फरपुर जेल में, उन्होंने रिवोल्ट किया, जिसे बोला गया लोटा रिबेलियन। इन्होंने क्या किया? प्रिजनर्स को ब्रास का एक पॉट दिया गया, लोटा, पर सडनली उन्होंने डिसीजन दिया कि ये इनको क्ले का पॉट देंगे इंस्टेड ऑफ ब्रास, मतलब मिट्टी का पॉट देंगे इनको। तो प्रिजनर्स ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये ऐसे ऐसे ऑपरेसिव एटीट्यूड थे इन लोगों के, ये हरकतें करते थे। इस पॉसिबिलिटी को देखते हुए ब्रास बॉल्स फिर से देने जाने लगी प्रिजनर्स को, जब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये लोग रिबेल कर सकते हैं। तो ये था लोटा रिबेलियन, आपको याद रखना है क्या मतलब हुआ इस बात का। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 1857 का रिवोल्ट। 1857 में जो स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश है वो पटना सिटी में स्टार्ट होगा। लीडर देख लीजिए, बस इंपॉर्टेंट चीजें देखिएगा। पीर अली, ये बुक सेलर थे, गुरहाटा एक लोकेलिटी थी है उसके, और इनकी लीडरशिप में 200 रिबेल्स सड़कों पे आ जाते हैं फ्लैग्स लेके एम्परर बहादुर शाह को, इनको रूलर उस वक्त डिक्लेयर कर दिया गया था। पीर अली ने लियाल को मार दिया, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, विद बुलेट्स। उसके बाद दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहां पे थोड़ा सा ये देख लीजिए कि पटना के अलावा रिवोल्ट और कहां कहां फैला, सरान, तिरहुट, आरा, शाहबाद।
अब रिबेलियन जो स्टार्ट हुआ था लीडरशिप में किसकी? बाबू कुंवर सिंह, ये इंपॉर्टेंट नाम है, वीर राजपूत जमींदार ऑफ जगदीशपुर स्टेट। इनके एसोसिएट्स थे इनके ब्रदर अमर सिंह, नेफ्यूज रतभंजन सिंह, निशान सिंह, हरिकिशन सिंह, जयकिशन सिंह एटसेट्रा। अब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही देखिएगा आप, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखें तो 500 यूरोपियन और 6 सोल्जर्स दानापुर से भेजे गए आरा अंडर कैप्टन डनबर, लेकिन ये डिफीट हो गए थे। उसके बाद मेजर विंसेंट आयर फ्रॉम बंगाल आर्टिलरी ने अटैक किया एंड ही वाज सक्सेसफुल इन रेस्क्यूइंग द ब्रिटिश सोल्जरी। रेस्क्यूइंग की स्पेलिंग गलत है। 12 अगस्त को उन्होंने जगदीशपुर पे कैप्चर कर लिया। कुंवर सिंह यहां पे मिलते हैं नाना साहिब से और डिफीट करते हैं ब्रिटिशर्स को एट आजमगढ़, ठीक है। और इसके बाद अगर आप इसमें इस वाले पैराग्राफ में देखें तो रिबेलियन जो था 1857 का वो मुजफ्फरपुर और गया में काफी स्प्रेड हुआ, और यहां पे रिबेलियन को क्या बोला गया था हमने भी देखा था, लोटा रिबेलियन। तो ये चीज हम देख चुके हैं। आप चाहें तो एक बार ये पूरा पैराग्राफ पॉज करके पढ़ सकते हैं। सेशंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहार में हुए, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला 1912 में बांकीपुर पटना, 27th सेशन था, वेरी इंपॉर्टेंट। रघुनाथ नरसिम्ह मधोलकर ने इसको प्रिजाइड किया था, स्टार बनाओ। सेक्रेटरी जनरल इस सेशन के थे सचिदानंद सिन्हा, मौलाना मजरुल हक, और चेयरमैन ऑफ वेलकम कमेटी, स्वागत समिति के थे ये, और मौलाना मजरुल हक ने अटेंड किया कांग्रेस सेशन जो बॉम्बे में हुआ 1915 में। 31वां सेशन 1916 वाला लखनऊ में हुआ, जहां पे राजकुमार शुक्ल रिप्रेजेंटेटिव थे बिहार के। इन्होंने ही गांधी जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप चंपारण आइए। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो इन चंपारण, ये आपने पढ़ा होगा जरूर। तो कांग्रेस सेशन में 2 रेजोल्यूशंस पास हुए थे, पटना यूनिवर्सिटी बिल और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडिगो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड। 1922 में 37th होगा गया बिहार में, देशबंधु चित्तरंजन दास प्रिजाइड करेंगे। और इन 1940 में 53rd होगा जो रामगढ़ में होगा, प्रेजेंट डे झारखंड है, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस ये 3 बातें ध्यान रखना जो मैंने बताई इसमें, कौन कौन से सेशंस और उनके प्रेसिडेंट्स। होम रूल मूवमेंट कब स्टैब्लिश हुआ? 16 दिसंबर 1916। 1916 में एट बांकीपुर पटना। प्रेसिडेंट थे मौलाना मजरुल हक, वाइस प्रेसिडेंट्स थे खान बहादुर सुरफराज हुसैन और राय बहादुर पूर्णेदु नारायण सिन्हा। और सेक्रेटरीज के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग पहले सेशन में थे होम रूल लीग के, उनके नाम देख लो। राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद आजम अली, एस ए सामी, शंभू नारायण, हरि नारायण प्रसाद, ए सेन, बी बासु, परमेश्वर लाल, श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है। और अप्रैल 1918 में एनी बेसेंट पटना आई थी, जो कहां पे रुकी थी? पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के रेसिडेंस पे, और होम रूल को हर जगह प्रोपोगेट किया था एक्सेप्ट चंपारण, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें, 1765 में मुगल रूलर शाह आलम II ने इसके राइट्स दिए थे दीवानी के, बिहार और बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के। हम बहुत बार देख चुके हैं। इस टाइम पे किस लिए था चंपारण फेमस? इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। चंपारण पार्ट था बेतिया स्टेट का, और यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेट होता था 2 तरीके से, जिराट और असामी वार। जिराट जो लैंड, जिरात में क्या होता था? ऑक्यूपाइड लैंड था कोठी ओनर्स का, जिसमें फार्मर्स बोते थे इंडिगो प्लो के हेल्प से और ऑक्सन के हेल्प से, लेकिन वेजेस बहुत लो थी। असामी वार में ये लोग अरेंज करते थे इंडिगो कल्टीवेशन थ्रू रयाट्स, मतलब किसी और के थ्रू। 1867 से पहले मैंडेटरी था रयाट्स का कल्टीवेट करना इंडिगो 5 काठा पे इन 1 बीघा। 1867 में मैंडेटरी हो गया 3 काठा पे, उसे बोला गया ना 3 कठिया, ये देखो आ गया 3 कठिया सिस्टम। यही रीजन था मेन एक्सप्लॉयटेशन जो फार्मर्स का हो रहा था। अब फार्मर्स को मिलते थे ₹6.50 पर एकड़, देखिए जरा आप, और जिसको बढ़ा दिया टू 13.50 गोरले रिपोर्ट के अनुसार। ये थोड़ा रिपोर्ट वगैरह के नामों पे ध्यान दिया करो। फिर उसके बाद चंपारण मूवमेंट से पहले भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, तो हुआ भी था एक इंडिगो ग्रोर्स बंगाल का एक लीडरशिप किसकी थी उस टाइम पे? हरीश चंद्र मुखर्जी की। और 1866 से 1888 तक इंडिगो ग्रोर्स थे दरभंगा और चंपारण के, उन्होंने बिहार में रिवोल्ट किया। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो एडिशनल टैक्स थे, रियाट्स ने स्टॉप कर दिया इंडिगो कल्टीवेशन कोठी के लिए। फिर 1908 से कोठी स्टार्टेड चार्जेस फ्रॉम फार्मर्स 3 बीघा फॉर वाटर, जिसको बोला गया पान खर्च, ठीक है। इसके अलावा भी टैक्सेस इंपोज किए जाते थे। कौन कौन से नाम देख लो। पान खर्च ये था कि मतलब केनाल वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस रिलेट करता था, मतलब पैसे दो इंस्टेड ऑफ दैट रिलेटेड टू केनाल वाटर, 3 रुपीज पर बीघा। सलामी ये भी 3 रुपीज पर बीघा, इसको बोलते थे 3 कठिया और लगान। बांध बिहारी
1 आना और 1 रुपी ऑफ रेवेन्यू जो इरिगेशन के लिए चार्ज होता था। बेटा माफी, ये यूज ऑफ हल, प्लोइज हल। बपाही पुताही, ये था इनहेरिटेंस टैक्स, जो मतलब जैसे प्रॉपर्टी एक के बाद एक किसी के पास ट्रांसफर हो रही है तो उनसे ये टैक्स लिया जाता था। मधवान, लड़की की शादी के वक्त ये टैक्स वसूला जाता था। सवगोड़ा सगोवड़ा, इसको टैक्स था ये एंगेजमेंट पे किसी विडो के। कोलुवान, ये था ऑयल और शुगर केन क्रश करने के लिए। चूलियावन, टर्मरिक प्रोड्यूस होती थी इस रीजन पे, तो जो चूल्हा था वो बॉईल करता था टर्मरिक। अगर आप में से किसी के घर पे कभी हल्दी सुखाई गई हो तो हल्दी सुखाने के बाद जो होती है उसको बॉईल करते हैं पहले, फिर वो पिसने जाती है। बात छपी, ये था टैक्स जो शॉपकीपर से जो दूध बेचते थे और ऑयल बेचते थे उनसे लिया जाता था। फिर है बिछाई, ये एनुअल टैक्स था जो शॉपकीपर से लिया जाता था। हाथीहाई, ये था जो नाम से पता चल रहा होगा फॉर बाइंग एलिफेंट्स। हावाही, ये होता था डिजीज के लिए किसी कोई खर्चा जो हुआ बीमारी पे। अमाडी सलामी, कोई ऑफिसर या गवर्नमेंट पर्सन जब विलेज जाता था तो रियोट जो था वो सल्यूट चार्ज पे करता था। सरिदावन, ये टैक्स चार्ज होता था एट द रेट ऑफ 1 आना, ये माल गुजारी रसीद होती थी। अब अगर आप देखें तो 1907-08 में सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई बाय पीजेंट सुरटाइनी ऑफ नीलहाज। महेश नारायण ने अट्रैक्टेड दी अटेंशन। उनका एक न्यूज़पेपर था बिहारी, ये थोड़ा ध्यान रखना किसका कौन सा न्यूज़पेपर था। फिर आप देख सकते हैं कि देखिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए बस कि जो ये पूरा चंपारण सत्याग्रह था इसमें गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी उसमें इन्होंने बोला था राजकुमार शुक्ल के बारे में कि ये बहुत डिटर्मिन्ड थे टू वॉश अवे द स्टिग्मा ऑफ इंडिगो फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बिहार, ठीक है। और फिर गांधी जी पटना जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यह यहां पता होना चाहिए कि गांधी जी ने किसके बारे में कहा था कि दिस इलिटरेट बट डिटर्मिन्ड फार्मर वन माय हार्ट, राजकुमार शुक्ला के बारे में। पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे जहां पे वो कहा गए थे, आचार्य जेबी कृपलानी के घर गए थे। फिर 11 अप्रैल 1917 को वो मिनिस्टर ऑफ बिहार प्लांट्स एसोसिएशन जेएम विल्सन से मिलेंगे, वो मना कर देंगे उनको हेल्प करने के लिए। फिर वो बाकी कमिश्नर वगैरह से मिलेंगे। फिर गांधी जी को रिस्ट्रिक्ट भी किया जाएगा ट्रैवल करने से। फिर वो सोचेंगे कि पहले वो जसोई पट्टी जाएंगे। फिर राजेंद्र प्रसाद की जो बुक है, गांधी जी पहले गए चंद्राहिया, ठीक है, वहां पे सेक्शन 144 ऑलरेडी फोर्स में था। फिर गांधी जी ने कन्विक्ट हो गए वो ऑफ वायलेंस, मतलब उन्होंने अवलेना की सेक्शन 144 की। गांधी जी को बेल मिली ₹100 में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया पैसे देने के लिए। और उसके बाद ऐसे मतलब आगे कहानी बढ़ेगी। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है देखिए वो ये है, ये स्टोरी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए, पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंक्वायरी कमेटी बैठी अक्टूबर 4, 1917 को, बस ये बात याद रखना। और इसके बेसिस पे चंपारण एक्ट आया जिससे इस 3 कठिया सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। क्या था 3 कठिया सिस्टम, ये पता होना चाहिए। कौन सी कमेटी बैठी ये पता होना चाहिए, बस। और ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे पढ़ना तो पॉज कर लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए। खिलाफत मूवमेंट की बात करें बिहार में तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में। किसकी लीडरशिप में, गांधी जी की लीडरशिप में। नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पास हुआ था। एक मीटिंग हुई 30 नवंबर 1919 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में। इसी के क्वेश्चन के पार्टिसिपेट करना है पीस फेस्टिवल में। यहाँ पे हसन इमाम ने प्रेजेंट किया था नाम मौलाना शाह रशीदुल हक का फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, और राजेंद्र प्रसाद ने इंसल्ट कर दिया था उनको। मौलाना अबुल कलाम आजाद की लीडरशिप में सिमिलर रेजोल्यूशन पास हुआ रांची में। मार्च 1920 में मुस्लिम स्ट्राइक पे चले गए थे पूरे बिहार में, और जिसका इफेक्ट कहां देखा गया था, इन सब जगहों पे देखा गया था। अप्रैल में सबसे जो टॉप लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, कौन, मौलाना शौकत अली, वो पटना आते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। खिलाफत मूवमेंट के सपोर्टर्स में से ये सब नाम दिए हुए हैं, हल्का सा आपको पता होना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखें अगर तो 12th सेशन था बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का 1920 में, जो हुआ भागलपुर में। राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे। यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुए नॉन कोऑपरेशन के, किसने प्रेजेंट किया था, बाबू धरनीधर ऑफ दरभंगा ने, और अप्रूव हुआ था बाय शाह मोहम्मद जुबैर। तो ये कुछ नाम है। प्रपोजल जो था वो अप्रूव हुआ था ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से, और डिसाइड हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होना ऑल ओवर द कंट्री। और गुजरात और बिहार अकेले 2 ऐसे प्रोविंस थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन का कॉल किया था इवन बिफोर कैलकाटा सेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है।
और इसमें एक प्रैक्टिकल प्लान प्रिपेयर किया था कॉन्फ्रेंस में, और एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में मेंबर्स थे राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और शाह मोहम्मद जुबैर। और गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एक्सेप्ट कब हुआ था? कैलकाटा सेशन में हुआ था, लाला लाजपत राय की चेयरमैनशिप में, सितंबर 1920। और फुल अप्रूवल मिला था एनुअल सेशन में कांग्रेस का, नागपुर में जो हुआ था। अब यहाँ पे इलेक्शन काउंसिल्स के बॉयकॉट किए गए, जिसकी वजह से इन सब ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। थोड़ा सा नाम देख सकते हैं आप। और एक अनपेड मजिस्ट्रेट थे छपरा के, महेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। स्वामी विद्यानंद लीडर थे किसान आंदोलन के। सैयद मोहम्मद शेर थे कोई स्टूडेंट पटना लॉ कॉलेज के। इन सब ने अपने मिलिटेंट लीडर थे, इन्होंने कॉलेजेस छोड़ दिए थे। बाद में अब्दुल बरी जो थे वो मिलिटेंट लीडर बन गए थे। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो दिख रहा था, उसमें से बिहार में क्या क्या हुआ ये हमने बेसिकली यहाँ पे देखा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुलाई 1922 तक सिर्फ 6 नेशनल स्कूल्स थे जो कि मुंगेर में थे। तिलक स्वराज कोष स्टैब्लिश हुआ था कब? द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बस ये वाली चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक आप ये चीज देख सकते हैं कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए पटना 22 दिसंबर 1921 में, तो वहां स्ट्राइक चल रही थी ऑलरेडी। बस। और 16 सेशन में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के उन्होंने कहा कि प्रिंस ऑफ वेल्स का आना हम बॉयकॉट करेंगे। बहुत से लीडर्स अरेस्ट भी हुए। मजहरुल हक ने इस डिस्क्राइब किया था इसको अपने लेटर द मदरलैंड। पूछ सकता है किसका लेटर था, ये तो आपको पता होना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें बिहार में, तो मार्च 12, 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट की थी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से। कितने फॉलोअर्स थे? 78, याद होना चाहिए। 24 दिन बाद वो 200 माइल्स चल के दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। अब गिरवरधारी चौधरी अलाइस करो बाबा बिहार के जो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था दांडी मार्च में, ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लीडर्स थे जो मूवमेंट लीड कर रहे थे अलग अलग जगह। नारायण लाल पटना में, सत्यनारायण सिन्हा और चतुर नारायण दास दरभंगा में, ये सब नाम दिए हुए हैं, आप एक बारी देख सकते हैं। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था मई 1930 में, और बाकी के लीडर्स जो थे इनको भी अरेस्ट कर लिया था बिहार में। राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बरी को काफी इंजरीज भी हुई थी। और मई 1930 में कांग्रेस कमेटी ने ऑफ बिहार ने एक्सेप्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसकी चेयरमैनशिप में? अनुग्रह नारायण सिंह की चेयरमैनशिप में। इसी टाइम पे चौकीदारी करबंदी आंदोलन भी काफी पॉपुलर हुआ था बिहार में, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन नकास पिंड आंदोलन और पटना इन सॉल्ट मूवमेंट। फिर अप्रैल 16 में 1930 एक जगह थी नकास पिंड इन पटना, जिसको चुना गया था कि हम सॉल्ट लॉ यहाँ पे ब्रेक करेंगे। स्लोगन था नकास पिंड चलो। लीडरशिप थी अंबिका कांत सिंह की, सेक्रेटरी थे पटना नगर कांग्रेस कमेटी के। प्रोसेशन थी सत्याग्रहीज की, जिन्होंने यहाँ पे जाके खाना खाया था। और इसके बाद मूवमेंट कब तक चला? ये अप्रैल 16 से अप्रैल 21 तक चला। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक चाहें तो एक बारी रीडिंग लगा सकते हैं। अब चौकीदारी करबंदी मूवमेंट देख लीजिए। पहले स्टार्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुंगेर, भागलपुर, सिवान में। मतलब एक आइडिया होना चाहिए आपको, ये नहीं कि सारी चीजें आप बिल्कुल रट के जाएं। बस बाकी जगहों पे ये मूवमेंट काफी स्प्रेड हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बरी ने मैसिव रैली ऑर्गेनाइज की बिहार में, और उसके बाद कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया था इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जून 1930 में। राजेंद्र प्रसाद अरेस्ट कर लिए गए थे। मई 1930 में ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया कि वो फॉरेन क्लॉथ लिकर शॉप्स को मतलब बॉयकॉट करेंगे, आग लगाएंगे, ये सब। और इसके बाद क्या होता है, इंडिजिनस कपड़े ना मिलने की वजह से इन प्रिजनर्स ने डिसाइड किया कि ये बिना कपड़ों के रहेंगे फॉर सेवरल डेज, जिसको बोला गया नेकेड स्ट्राइक 1930। देखिए जरा आप, क्या कमाल की चीज है। इस तरह का डेडिकेशन, इस तरह की निष्ठा थी देश के प्रति। इसके बाद मार्च 1931 में मीटिंग होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजेंद्र प्रसाद, जो डिमांड करते हैं इमीडिएट रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और एग्जीक्यूशन हो गया था उस दौरान भगत सिंह जी का और उनके कंपेनियंस का, तो काफी गुस्सा था इस चीज के लिए, होना भी चाहिए था। दिसंबर 28, 1931 महात्मा गांधी इंडिया आते हैं डिसअपॉइंटेड होके किससे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, और कहते हैं कि इंटेंसिफाई करेंगे हम फिर से मूवमेंट, और ये सारे लीडर्स को फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसके बाद 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है पूरी प्रोविंस में। इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में 53rd सेशन में इंटरनेशनल कांग्रेस के कौन थे चेयरमैन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक जगह थी रामगढ़ बिहार में। इस सेशन में महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था इंडिविजुअल सत्याग्रह का। विनोबा भावे पहले थे। अच्छा, दूसरे कौन थे ये बताइए। चलिए, पहले तो विनोबा भावे थे, दूसरे बताइए कौन थे। इस मूवमेंट का काफी इंपैक्ट रहा बिहार में,
और बस जो इम्पोर्टेंट है वो यही है इसमें से। बाकी आप कुछ नाम देख सकते हैं। श्री कृष्ण सिंह अरेस्ट हुए थे उस टाइम पे। एक और सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण। गौर शंकर सिंह ने सत्याग्रह लीड किया गया में। श्याम नारायण सिंह ने किया सिलाव में। तो ये सब आप देख सकते हैं। कुछ विमेन भी अरेस्ट हुई थी, ये नाम दिए हुए हैं, ये आप एक बार देख सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट देखेंगे। 8 अगस्त 1942 स्टार्ट डेट है ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस वक्त चल रहा था। बिहार का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इसमें। सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज बिहार में मूवमेंट में जो थे वो थे बिहार और ईस्टर्न यूपी। जुलाई में राजेंद्र प्रसाद ने बिहार कांग्रेस को बोला कि आप प्रिपेयर कीजिए फॉर द अपकमिंग स्ट्रगल। उसी दिन स्टूडेंट्स और यूथ ने अपना सपोर्ट दिया राजेंद्र प्रसाद को। एक गैदरिंग हुई थी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में और महात्मा गांधी अरेस्ट हो जाते हैं 8 अगस्त 1942। मतलब कुछ ही घंटे हुए होते हैं क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुए 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद अरेस्ट हो जाते हैं अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और बांकीपुर सेंट्रल जेल में उनको रखा जाता है। ये बाकी की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए है कि एक स्टोरी की तरह आपको समझ में आ जाए। फैक्चुअल डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूं बीच बीच में। रामानंद सिंह जो पहले एजिटेटर थे उनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं वो अगस्त 11, 1942 को। वो रेसिडेंट थे शहादत नगर विलेज के, जो कि धनराव पुलिस स्टेशन पटना डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेटेड था। उनके फादर लक्ष्मण सिंह, मदर थी मिसेस अनाथिया देवी। उसके बाद उमाकांत प्रसाद सिन्हा, एक नाम ये आता है जिनको रामजी भी कहा जाता था। वो भी इसी टाइम पे, वो भी उनका जो जन्म स्थान था वो था नरेंद्रपुर विलेज इन सारण डिस्ट्रिक्ट। आपको एक तो ये नाम थोड़े से ध्यान रखने हैं। ये एक बार आप इन नाम की रीडिंग लगा सकते हैं कि आपको पता रहे कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड नाम है सारे। ठीक है, ये इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ नाम है और कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही शहीद देवीपत चौधरी, ये सिलहट विलेज के थे। ठीक है, और एक उनके मेंबर थे फैमिली के कालीपत चौधरी। और उसके बाद अभी फिलहाल पटना मिलर हाई स्कूल जो है ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है, देवीपत चौधरी के नाम पे, देवीपत चौधरी हाई स्कूल। बुक जो इनके ऊपर लिखी गई थी और इनके फादर पे वो थी देश सेवक पिता और शहीद पुत्र। तो ये फादर और जो सन है इनका आपको नाम ध्यान रखना है। इनका जन्म स्थान देख लीजिए। शहीद राजेंद्र सिंह की बात करें तो ये बनवारी चाक विलेज, सोनपुर पुलिस स्टेशन, सारण डिस्ट्रिक्ट। ये भी स्टूडेंट थे मिलर हाई स्कूल पटना के। शहीद राम गोविंद सिंह, दशरथ विलेज, पटना डिस्ट्रिक्ट। महात्मा गांधी अब्दुल गफ्फार खान भी स्कूल में आ चुके थे इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान। इसके बाद बहुत जगह पे लोग काफी वायलेंट भी हुए और 13 अगस्त 1942 को ये जो थे पुलिस फायरिंग का, मतलब पुलिस फायरिंग के शिकार हो गए थे ये लोग, जगन्नाथ मिश्र, श्री कैलाश राम और श्री मुई। उसके बाद और जिन लोगों की डेथ हुई उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इस मूवमेंट में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की डेथ होती है ड्यू टू फायरिंग। ये फ्लैग होस्ट कर रहे थे महाराजगंज पुलिस स्टेशन पे और इनकी वाइफ थी फुलेना प्रसाद की तारा रानी, जो भी जिन्होंने फ्लैग होस्ट किया था और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इनका बर्थ प्लेस देख सकते हैं आप, पछालाखी विलेज, सिवान डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर जो 1933 से इन्होंने महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम में रहना स्टार्ट कर दिया था विद हिज वाइफ तारा देवी। उसके बाद वो लखनऊ गए हायर एजुकेशन के लिए, ये सब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उनको जेल से रिलीज कर दिया गया और क्विट इंडिया मूवमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी फ्लैग्रेंट कमेटी 16 अगस्त, जिसमें काफी बड़ा मतलब रैली और प्रोसेशन टाइप निकालते थे ये लोग। उसके बाद ये जो है पुलिस जो थी वो पुलिस स्टेशन पहुंची थी ये फ्लैग होस्टिंग रोकने के लिए, जहां पे उनकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट को उनकी वाइफ ने एक बुक में डिस्क्राइब किया है जिसका नाम है उनकी यादें। ठीक है, फिर मिस्टर जुब्बा साहनी, ये चैनपुर विलेज के थे। इन्होंने अटैक किया मीनापुर पुलिस स्टेशन को बाकी के एजिटेटर के साथ। बस आपको ना मतलब नाम पता होना चाहिए। अब जुब्बा साहनी का ही नाम आ गया, आप बिल्कुल ब्लैंक है, पता ही नहीं है आपको। फिर उनके अगेंस्ट वारंट भी इशू हुआ था, उनको एक्यूज किया गया था ऑफ बीटिंग द सुपरवाइजर और उन्होंने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो कि महात्मा गांधी रन कर रहे थे। सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान वो जेल भी गए थे, ये सब आप देख सकते हैं। फिर 13 अगस्त को 1942 को एक ब्रीफ न्यूज़पेपर नेम आजाद हिंदुस्तान पब्लिश हुआ था मुंगेर से, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका फोकस था ऑपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेशन। और उसके बाद एक न्यूज़पेपर आया मुंगेर न्यूज जो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। इसी मूवमेंट में मिस्टर आमिर राय के सन के बेटे की डेथ हो जाती है इन हाजीपुर। फिर एक नाम आता है श्री अकलू साहू, गणेशी ठाकुर, नथुनी, इन सब की भी डेथ होती है इसी दौरान। ये जो फ्लैग होस्टिंग मूवमेंट ये लोग चला रहे थे
इस दौरान पे। फिर पूर्णिया में फ्लैग होस्टिंग हुई कलेक्ट्रेट पे, वो कौन लीड कर रहे थे? योगेंद्र नारायण सिंह, परमेश्वर दास, शेख इशाक, मोती मंडल, सुखदेव भगत, कुटई साहू, ये नाम आपको देखने हैं। ये देखिए कुछ नाम यहाँ पे भी दिए हुए हैं। और फिर आप देख सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में सोशलिस्ट थे बिहार के, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, अच्युत पटवर्धन, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह, गुलाबी सुनार, योगेंद्र शुक्ल, रामानंदन मिश्र, गंगा शरण सिंह, बाकी के। 1942 में जयप्रकाश नारायण को अरेस्ट कर लिया जाता है और हजारीबाग जेल में रखा जाता है। ठीक है, फिर जयप्रकाश नारायण ने फॉर्म की थी आजाद दस्ता नेपाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं छूटेगा, वो आपको वर्बली बताया जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी डिस्क्रिप्टिव है, वो आप एक बार रीड कर सकते हैं। डेटा आपके सामने है, पूरा हर चीज आपके सामने है, आपको बस अच्छे से पढ़ना है। देखिए और कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप खुद जज कर सकते हैं इतनी चीज तो, कि सारी चीजें कवर्ड है या नहीं। एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको, कम बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर सियाराम दल था बिहार का, जिसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये आर्मी थी जो फॉर्म की थी सियाराम सिंह ने, कोई रहने वाले थे तिलकपुर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के। ये मेन मेंबर्स के नाम दिए हुए हैं। पर्थासारथी इंस्ट्रक्टर थे किसी जिम में, नित्यानंद सिंह, ये सब नाम दिए हुए हैं। तो बस आपको ये दल और इनके फाउंडर का नाम पता होना चाहिए। अब अगर हम देखें रिवोल्यूशनरी इसका काम इन आजाद हिंद फौज, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जापान ने सिंगापुर को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो सिचुएशन ये थी, जो एलाइज थे वो काफी डिटोरिएट कर रहे थे वॉर को। बहुत से इंडियंस अरेस्ट हो गए थे, कॉन्फ्रेंस हुई थी इन अरेस्टेड सोल्जर्स की, रास बिहारी बोस ने टोक्यो में ऑर्गेनाइज की थी। डेट देख लीजिए, मार्च 28, 1942, जिसमें डिसीजन लिया गया कि हम आईएनए बनाएंगे। जून में इंडियन यूनिटी लीग बनाई गई बैंकॉक में, चेयरमैनशिप थी किसकी? रास बिहारी बोस की। ये डिसाइड हुआ कि ट्रांसफर होगा सुभाष चंद्र बोस का जर्मनी टू जापान। कैप्टन मोहन सिंह सबसे पहले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने आइडिया दिया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनए। ठीक है, उनको इसका कमांडर भी बनाया गया था। उसके बाद सिंगापुर में 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म की एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको बोला गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज, जिसको मतलब ये रेडियो पे इसके बारे में ब्रॉडकास्ट करते थे। आनंद मोहन सहाय ऑफ बिहार इसके जनरल सेक्रेटरी थे। आनंद मोहन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लैंडलॉर्ड फैमिली में भागलपुर में। इनके फादर थे लाल मोहन सहाय, और इन्होंने मैट्रिकुलेशन पास करके फिर आईएससी एग्जामिनेशन दिया था भागलपुर से। फिर पटना मेडिकल कॉलेज में एनरोलमेंट हुआ इनका, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। उसके बाद ये प्राइवेट सेक्रेटरी रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 1922 तक। गया कांग्रेस सेशन में सुभाष चंद्र बोस से मिले। इस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस पर्सनल सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन के, चित्तरंजन दास के। फिर नेताजी से मिलने के बाद ये जापान रहे कुछ टाइम पे। इस टाइम पे काफी रिवोल्यूशनरीज के कांटेक्ट में आए। रास बिहारी बोस से मिले, राजा महेंद्र प्रताप से मिले, और फिर ये जापान गए बाय थ्रोइंग अ बॉम्ब ऑन द वाइसरॉय इन दिल्ली। महेंद्र प्रताप की बात करें तो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई अफगानिस्तान में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त। इस टाइम पे जापान में आनंद मोहन सहाय ने ऑर्गेनाइज की थी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ स्लेव सिटीजन्स ऑफ नागासाकी। ठीक है, आनंद मोहन सहाय फिर इंडिया आते हैं 1925 में एज अ मर्चेंट, मतलब भेस बदल के आते हैं और गांधी जी से कांटेक्ट करते हैं, और इन सब से कांटेक्ट करते हैं और अपना प्लान उनको बताते हैं। उनकी शादी हुई थी सती देवी से, ये नीस थी, भतीजी थी चित्तरंजन दास की। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किया वॉइस ऑफ इंडिया, जिसमें वर्क ऑफ एक्सपोजिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वाज डन इन जापान, और इसकी एक कॉपी पब्लिश होती थी इंग्लिश में भी और जापानीज में भी। इसी वक्त इन्होंने, आनंद मोहन सहाय ने, इंडिपेंडेंस लीग इन जापान की स्थापना की, एक कांग्रेस का ब्रांच भी बनाया जापान में। देखिए कितना इन्होंने काम किया। इन्होंने काफी हेल्प किया, इनकी काफी हेल्प की दो ब्रदर्स ने, नेम मुबारक एंड मुर्तजा। ये रेसिडेंट्स थे नारगा के, जो क्लर्क थे शिप पे। फिर 1939 में ये जापान में थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये वहां से डिटेंशन से भाग जाते हैं ड्यूरिंग विश्वकार, और जर्मनी पहुंचते हैं वाया अफगानिस्तान। आजाद हिंद फौज फॉर्म हुई थी जापान रास बिहारी बोस के द्वारा, जिसके पहले कमांडर कौन थे? कैप्टन। लेकिन प्रेशर था आनंद मोहन सहाय की तरफ से, सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है फ्रॉम जर्मनी टू जापान, और उनको लीडरशिप हैंड की जाती है आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज 1943 तक आते आते अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स ऑक्यूपाई कर लेती है, और ये दोनों आनंद मोहन सहाय और सुभाष चंद्र बोस दोनों सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस 30 दिसंबर 1943 को, यहाँ पे झंडा फहरा के। इस टाइम पे रंगून जो है वो हेडक्वार्टर बन गया था आजाद हिंद फौज का। बस यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि रंगून को सराउंड कर लेती है इंग्लिश आर्मी, जिसके लिए एक टीम बनती है, लीडरशिप होती है उसमें कर्नल चैटर्जी की, दोस्त मोहम्मद खान की और आनंद मोहन सहाय की। फिर ये वियतनाम जाते हैं वाया चाइना ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, जहां पे ये हो चिन मी से, जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर थे, वहां मिलते हैं, और फिर ये अरेस्ट हो जाते हैं द सी ऑफ वियतनाम। 46 में इनको रिलीज कर दिया जाता है, जो रेड फोर्ट ट्रायल्स चल रहे थे उसमें। बस आपको यही याद रखना है। और इनकी जो वाइफ थी सती देवी, इन्होंने एक गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश किया था नाथनगर में।
और इन्होंने स्टैब्लिश किया था सुंदरवती महिला महाविद्यालय भागलपुर में। उसके बाद ये सर्व करते हैं, देखिए 50 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में एज एन एम्बेसडर टू द कंट्रीज लाइक थाईलैंड, मॉरिशस एटसेट्रा। 1991 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये आपको कुछ चीजें थी जो एकदम ध्यान रखनी है। रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी 1858 से 1855 तक नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था, हमने देखा ही था। इसके बाद लिबरल आइडियोलॉजीज काफी डोमिनेट करती गई नेशनल मूवमेंट को टिल 1905। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनको कुछ खास मिल नहीं रहा था, वो सक्सीड नहीं कर पा रहे थे यूथ को इन्फ्लुएंस करने में, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट काफी बढ़ रहा था। और इसी दौरान 1905 में लॉर्ड कर्जन पार्टीशन कर देते हैं, जिसकी वजह से बिहार का पार्टीशन होता है ना, बंगाल का। लॉर्ड कर्जन स्वदेशी मूवमेंट जब चलता है, हमने ये सब देखा ही था। उसके बाद यूथ काफी एंग्री हो जाते हैं और एक सेक्शन होता है जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ निकल पड़ता है। और क्रेडिट जो था स्टार्ट करने का ये मूवमेंट बिहार में जाता है डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ मित्र को, बाबाजी ठाकुरदास को, केदारनाथ बनर्जी को, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की बात करें तो 1870 में इनका जन्म हुआ, इन्होंने डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद इनको बुलाया जाने लगा स्वामी ब्रह्मानंद। बाबाजी ठाकुर जो थे वो गया में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी फाउंड की थी पटना में 1906 में, और इन्होंने एक न्यूज़पेपर एडिट करना स्टार्ट किया था, उसका नाम था द मदरलैंड। अब ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो मुजफ्फरपुर में हुआ था अप्रैल 30, 1908 में, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी असैसिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं किंग्सफोर्ड, इन दोनों, एक ये बॉम्ब फेंका जाता है इन पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी वाइफ और डॉटर इसमें मर जाती हैं, क्योंकि ये एक्चुअली उसमें नहीं होते हैं। और जो जज किंग्सफोर्ड थे वो प्रेसिडेंसी में थे, मैजिस्ट्रेट ऑफ कैलकाटा के स्वदेशी मूवमेंट में, तो उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरीज को पनिश किया था, इसलिए इनको प्लान करते हैं ये लोग मारने का। बस इसके बाद आपको ये देखना है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रफुल्ल चाकी इसमें सुसाइड कर लेते हैं, खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है अगस्त 11, 1908 में। ये आपको ध्यान रखना है। श्री कालिदास बोस जो थे वो केस लड़ रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ खुदीराम बोस। ये यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी थे खुदीराम बोस टू बी हैंग्ड इन द नेशनल मूवमेंट। इनका जन्म हुआ था दिसंबर 3, 1889 में मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर 1913 में, अच्छा इनकी कितनी एज थी जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई, कोई बता सकता है? बताइए जरा, नहीं पता है तो सर्च करके बताइए। फिर एक नाम आता है महंत भगवान दास का, जिनको असैसिनेट कर दिया गया था एट नानक शाह टेम्पल। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर नाम आता है अनुशीलन समिति का, जो बनी थी फ्रॉम कोलकाता टू ढाका, बंग भंग मूवमेंट के अगेंस्ट ही बनी थी ये। भागलपुर में बिहार, रेवती नाग, फाणीभूषण भट्टाचार्य, ये सब प्रोमिनेंट लीडर्स थे अनुशीलन समिति के। सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस, ये सब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्प्रेड कर रहे थे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है सन्यासी बैकुंठ शुक्ल, इनका योगदान। ये इनका जन्म हुआ था जलालपुर में, वैशाली के विलेज ऑफ वैशाली में, और योगेंद्र शुक्ल के साथ इन्होंने काफी एक्टिविटीज कैरी की थी अराउंड द एरियाज ऑफ हाजीपुर। बैकुंठ शुक्ल को सजा भी सुनाई गई थी 6 महीने की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ऑफ किलिंग फनिंद्र घोष, जो एक्चुअली ऑफिशियल विटनेस बन गए थे इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। कौन सा है ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, बताइए जरा जल्दी से मुझे। और फिर हाजीपुर जाते हुए इनको अरेस्ट कर लिया गया था और मोतिहारी जेल में रखा गया था। फिर इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी। मतलब फांसी लगने से पहले बैकुंठ शुक्ल जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद से भी मिले थे। योगेंद्र शुक्ल की बात करें तो इनका भी जन्म वहीं हुआ था। इनके फादर थे श्री नंकू शुक्ल, ये भी मिले थे जेबी कृपलानी से, प्रोफेसर मलकानी से। तो ये आप देख सकते हैं, ये और एक्टिव हो गए थे बाकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में। फिर काफी प्रोमिनेंट मेंबर रहे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के आफ्टर मीटिंग सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिरी। फिर जुलाई में एक वारंट इशू हुआ था इनके अगेंस्ट इन मौलाना पॉलिटिकल डिकॉइटी केस। ये आपको 2-3 बातें याद रखनी है। फिर इनको जेल में रखा गया, हंगर स्ट्राइक पे भी गए ये, क्विट इंडिया मूवमेंट में इनको अरेस्ट किया गया। तो ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर सकते हैं। बस एक नाम आपको याद रखना है पर्टिकुलर, उससे रिलेटेड ये बातें कि अच्छा ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में भी थे, ये उस दौरान भी थे। यही है तरीका पढ़ने का, अदरवाइज तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है डेटा। फिर आप देख सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गई थी बिहार में फ्रॉम 1924। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी और बिहार यूथ एसोसिएशन इस दौरान ही आई थी 1928 के दौरान। फिर आप ये देख सकते हैं 1929 में बहुत सी कॉपीज थी पोस्टर्स ऑफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की डिस्ट्रीब्यूट हुई थी पटना में। और ज्ञान साहा ने मतलब उनको ही वॉज डिक्लेयर्ड अ रेवोल्यूशनरी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बाय द गवर्नमेंट। और बिहार के एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे बटुकेश्वर दत्त, ये एक्टिव मेंबर रहे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। बंगाल में इनका जन्म हुआ था पर बिहार इनकी
कर्म भूमि रहा है, वर्क प्लेस रहा है। उसके बाद आपने पढ़ाई है इनके बारे में कि कांटेक्ट में आए बाकी सचिन शानियाल वगैरह के, और ये काफी एक्टिव रेवोल्यूशनरी थे, रशियन रेवोल्यूशन से काफी इंस्पायर्ड थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनी इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड। इस टाइम पे भगत सिंह और इन्होंने सेंट्रल हॉल ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था। और बेसिकली बॉम्ब किस लिए फेंका गया था? 2 ब्लैक लॉज के अगेंस्ट, किसी को हार्म करने के लिए नहीं फेंका गया था। और वो कौन कौन से लॉज थे जिसके प्रोटेस्ट में इन्होंने बॉम्ब फेंका था, बताइए जरा। और इनके मतलब मर्डर का केस चला था, भगत सिंह को सेंटेंस हो गई थी टू डेथ और बटुकेश्वर दत्त को इम्प्रिजन हो गए थे ये काला पानी, दैट इज अंडमान सेल्यूलर जेल। फिर इनको बाद में रिलीज कर दिया था जेल से। फिर दोबारा इनको जेल हो गई क्विट इंडिया मूवमेंट में। फिर इनकी डेथ हो जाती है आफ्टर इंडिपेंडेंस एट एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली में। गया कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका इन द हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मूवमेंट बिहार का। ये रिलेटेड है कौन लीडर से? केशव प्रसाद सिन्हा। इनका जन्म हुआ था जून 7, 1906 में टू इंजीनियर अयोध्या प्रसाद। इनकी अर्ली एजुकेशन जिला स्कूल गया से हुई थी। फिर ये कलकत्ता पहुंचते हैं और एनुअल सेशन में सिर्फ 12 साल के थे जब ये सेशन अटेंड करते हैं कांग्रेस का 1918 में। इनकी मुलाकात यहाँ पे मोतीलाल नेहरू से होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने केशव प्रसाद सिन्हा ने एक यूथ यूनियन फाउंड की थी एट टी मॉडल स्कूल इन गया, जो रिलेटेड थी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। उसका पर्पस था कि वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाएगी। इसी वजह से इन्होंने फायर आर्म्स का मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया था। कहाँ पे? ब्रह्मोइनी माउंटेन और रामशिला माउंटेन ऑफ गया में। तो ये सब आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज की इस दौरान पे। और इसी टाइम पे सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कहाँ था? वो था पहासी कोठी ऑफ गवर्नमेंट राज, विच वॉज ऑल्सो नोन एज 7 आना राज कोठी। इस कोठी में एक पर्सन नेम बगेश्वर शर्मा रहते थे जो हेल्प करते थे रेवोल्यूशनरीज की। जब यहाँ पे रेड पड़ी तो यहाँ से बहुत सारे कार्ट्रिजेस, फायर आर्म्स रिकवर किए गए थे। डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे इनके अरेस्ट के बाद इस रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल एक लीडर थे बंगाल के, प्रभात चक्रवर्ती, पुलिस ने इस कोठी को फिर से रेड किया था जनवरी 16, 1933 में। और फिर केशव प्रसाद और उनके 16 एसोसिएट अरेस्ट हो जाते हैं और उनको टॉर्चर किया जाता है गया जेल में। और काफी मतलब ऐसे एडवोकेट्स भी थे जो इनके बिहाफ पे लड़ते होते थे, उनके कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इस केस में केशव प्रसाद सिन्हा, श्यामचरण भटेवार और विश्वनाथ माथुर, इनको सेंटेंस हो गई थी जेल में। फिर इनको सेलुलर जेल भेजा गया और जहां पे इनका नाम इंस्क्राइब्ड है ऑन द वॉल्स अलोंग विद अदर रेवोल्यूशनरीज। इसके बाद ये पार्टिसिपेट मतलब फिर रिलीज हो जाते हैं, फिर ये अरेस्ट हो जाते हैं, चलता रहता है रेवोल्यूशनरीज में। यही था, अरेस्ट हो जाते थे, फिर कुछ करते थे, फिर छोड़ देते थे उनको, फिर अरेस्ट हो जाते थे। इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने गांधी सेवा मंडल की स्थापना की गया में और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी इलेक्ट हुए थे 1952 में। एक और रिवोल्यूशनरी लीडर थे बिहार से, बसावन सिंह। इनका नाम आप याद रखिएगा, ये रिलेटेड थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से और काफी एक्टिव मेंबर रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। और फिर अंडरग्राउंड हो गए थे आफ्टर लाहौर कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1929। फिर इनको बाद में अरेस्ट कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी ज्वाइन की थी और इन्होंने गया कॉटन मिल यूनियन की भी स्थापना की थी। इन्होंने लेबर यूनियन इन जपला बनाया था और फिर along with शिवनाथ बैनर्जी फाउंडेड द जमालपुर रेल वर्कशॉप वर्कर्स यूनियन। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से भी ये जुड़े हुए थे। तब एक बंदे का नाम याद रखना है, उससे रिलेटेड मूवमेंट्स, उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर आप देख सकते हैं कि बसावन सिंह टच में थे उस टाइम के प्रोमिनेंट लीडर्स के। फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर वो अफगानिस्तान चले जाते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। फिर वो एसोसिएटेड थे सोशलिस्ट लेबर मूवमेंट से और इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने हिंदू मजदूर सभा की भी स्थापना की थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। तो अगर बात करें रोल ऑफ विमेन ऑफ बिहार इन फ्रीडम मूवमेंट, तो नेशनल मूवमेंट में ना सिर्फ स्टूडेंट्स, यूथ, लेबरर्स, फार्मर्स, पर विमेन ने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद स्पेशली जो पार्टिसिपेशन था विमेन का वो काफी बढ़ जाता है। 1919 में विमेन्स मूवमेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है अंडर द लीडरशिप ऑफ कस्तूरबा गांधी और उनकी फॉलोअर्स मिसेस सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, राधिका देवी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल्स वगैरह बॉयकॉट किए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ सरला देवी। उसी टाइम पे मिसेस सावित्री देवी ने एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी कि प्रिंस वेल्स के अगेंस्ट के वो क्यों आ रहे हैं इस दौरान।
और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी विमेन ऑफ बिहार ने चरखा कमेटी फॉर्म की थी। मेन रोल जो था चरखा कमेटी फॉर्म करने में वो था मिसेस सीसी दास का और मिसेस उर्मिला देवी ऑफ पटना का। 1921 में जब महात्मा गांधी टूर पे आए थे बिहार में तो उन्होंने पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे फॉर देशबंधु मेमोरियल फंड। तो सबसे ज्यादा कोऑपरेशन इसमें किया गया था बाय श्रीमती प्रभावती देवी, ये वाइफ थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सॉल्ट लॉ ब्रेक किए। मिसेस शैलबाला राय का यहाँ पे नाम आता है संथल परगना में, जिन्होंने कहा था कि चलिए हम सॉल्ट बनाएंगे। और श्री राम बहादुर की वाइफ जो थी वो ससारम पुलिस स्टेशन गई थी और प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट सॉल्ट लॉ। ठीक है, इसी एजिटेशन के वक्त प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मिसेस सरस्वती देवी और मिसेस साधना देवी को अरेस्ट कर लिया गया था। देखिए विमेन जेल तक गई हैं इस टाइम पे। विमेन सत्याग्रह यहाँ पे धरना करते थे और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते थे बाय महिला संगठन, जिनकी हेड होती थी मिसेस हसन इमाम, मिसेस विंध्यावासिनी देवी। श्रीमती हसन इमाम, ये उनकी बेटी सामी, श्रीमती सीसी दास, उनकी डॉटर गौरी दास, सब पार्टिसिपेट करते थे एंथुजियास्टिकली बॉयकॉट करने में फॉरेन क्लॉथ्स को और ये सब। मतलब कितना होल हार्टेडली और एंथुजियास्टिकली विमेन ने पार्टिसिपेट किया है। रामस्वरूप देवी बहुत औरतों को उन्होंने इंस्पायर किया टू टेक पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उनको अरेस्ट किया गया 1931 में, जेल हो गई उनको, फिर उनको रिलीज करा आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। उसमें था ना कि प्रिजनर्स रिलीज कर दिए जाएंगे। चंद्रवती देवी जो थी गया की, उन्होंने एजिटेट किया था अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स। देखिए अरेस्ट होती थी। फिर महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए 32 में, तो प्रोटेस्ट में उसके बहुत लोगों ने अरेस्ट डे मनाया ऑल ओवर द कंट्री। और इसी इवेंट्स में क्या हुआ था, 7 विमेन फ्रॉम पटना सिटी इंक्लूडिंग राजवंशी देवी और चंद्रवती देवी, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। राजवंशी देवी वाइफ थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और चंद्रवती देवी फेमस थी एज अ डिक्टेटर। दोनों को अरेस्ट कर लिया था, 15 महीने का इंप्रिजनमेंट भी हुआ था। फिर 1941 में महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। बहुत से विमेन यहाँ पे अरेस्ट हुई थी, जिसमें थी प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी, जिनको अरेस्ट किया गया था। सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट था, इसमें महादेवी केजरीवाल दुमका की अरेस्ट हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में जितनी भी चरखा कमेटी की मेंबर्स थी वो काफी आई थी और होल हार्टेडली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बहुत एक रैली प्रोसेशन निकाली गई थी 9 अगस्त में, जिसमें लीड कर रही थी मिसेस भगवती देवी, सिस्टर थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ऐसे ही माया देवी, इनको अरेस्ट किया गया था। और श्री नरसिंह गोप की वाइफ थी मायावती, जिनको मार दिया गया था इन गोविंदपुर विलेज। और यहाँ पे देखें तो बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी शांति देवी ने छपरा में अगस्त 15, 1942 को। और शारदा इसी सीक्वेंस में इन द क्राइम ऑफ होस्टिंग ट्राई कलर, शारदा और सरस्वती ऑफ मालचक विलेज ऑफ दिगवर, इनकी एज सिर्फ 14 और 11 साल थी, इनको बहुत पनिशमेंट मिली थी। प्यारी देवी, इनको अरेस्ट किया गया 1942 में, जहां पे इनकी डेथ हो जाती है। बहुत सी विमेन ने और पार्टिसिपेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। सुनीति देवी वाइफ थी किशोरी प्रसन्ना सिंह की, राधिका देवी वैकुंठ शुक्ल की वाइफ थी, तारा देवी फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की। इन सबके नाम अभी आपने ऊपर देखे हैं, इन सबकी देखिए वाइफ्स कितना कमाल कर रही हैं, सेम मूवमेंट में कितने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही हैं। वैजी ज्ञान ऑफ घुरमारा विलेज और काली देवी ऑफ लशाड़ी विलेज, इनको भी देखिए मार दिया गया था। क्या कमाल का जोश रहा होगा, क्या डिवोशन रही होगी देश के प्रति, जिसकी वजह से मतलब इंसान जान की भी नहीं परवाह करता है। तो ये चीज सीखने को मिलती है मेरे हिसाब से, ये सब हम जब पढ़ते हैं तो। पीजेंट मूवमेंट देखेंगे बिहार में। पीजेंट रिवोल्ट जो हुआ, देखिए ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, तो ये मैं आपको ऐसी वाली लाइंस हम नहीं देखेंगे, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके वो देख सकते हैं। पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1866 से एट अ प्लेस कॉल्ड पंडौल। उसके बाद 1883 से 84 से फार्मर्स ने स्टार्ट किया और बड़ा मूवमेंट अगेंस्ट द राजा ऑफ दरभंगा। रियल बिगिनिंग जो है पीजेंट मूवमेंट बिहार की, वो कहां से की जाती है, वो की जाती है चंपारण सत्याग्रह से। 1917 में चंपारण मूवमेंट लॉन्च हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी और 3 काठिया सिस्टम खत्म हो गया। मैंने आपको ऊपर पूरा एक्सप्लेन भी किया था ये। उसके बाद इसी मूवमेंट से इंस्पायर होकर स्वामी विद्यानंद ने फार्मर मूवमेंट लीड किया मधुबनी में। 1922-23 में किसान सभा फॉर्म हुई मुंगेर में बाय शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे स्वामी शहजानंद सरस्वती। 1889 में इनका जन्म हुआ था देवग्राम में, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट की थी फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ बिहार। इनका बचपन का नाम था नवरंग राय और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इन्होंने छोड़ दिया था अपनी वाइफ की डेथ के बाद, और ये एक्टिव मेंबर बन गए थे भूमिहार ब्राह्मण महासभा के। और फिर इन्होंने स्टार्ट
किया वर्क एज अ फार्मर लेबरर लीडर थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन। 1915 में उन्होंने एक मंथली पेपर निकाला भूमिहार ब्राह्मण काशी से, जिसमें इन्होंने अपोज किया द कास्ट सेंटिमेंट ऑफ ब्राह्मण्स, और उन्होंने एक बुक भी कंपोज की भूमिहार ब्राह्मण परिचय, जिसका बाद में नाम रखा गया ब्रह्मर्षि वंश विस्तार। इसके अलावा उन्होंने ब्राह्मण की स्थिति, झूठा भय, मिथ्याभिमान, ये सारी बुक भी लिखी। एक और बुक लिखी कर्मकल्प, जो कि बुक रिलेटेड थी रिचुअल्स एंड एस्ट्रोलॉजी से। गांधी जी से इंप्रेस होके वो उनसे मिले पटना में और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वहां पे इन्होंने सीताराम आश्रम बनाया और सेंटर था ये पॉलिटिकल स्ट्रगल का। और उसके बाद ये कांग्रेस सेशन अटेंड करने गए अहमदाबाद में 1924। उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई एक पश्चिम पटना किसान सभा बिहार में मार्च 4, 1928 को, जो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही रिलेटेड टू पीजेंट मूवमेंट। रामदयाल सिंह और यमुना ऑफ मुजफ्फरपुर से मिलके इन्होंने डिसाइड किया कि हम बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाएंगे 1929 में सोनेपुर फेयर के ओकेजन पे। इसके प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सेक्रेटरी थे श्री कृष्ण सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिहार में आने से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करा 1930 में, तो पीजेंट मूवमेंट और इंटेंसिफाई हो गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को अरेस्ट कर लिया गया और 6 महीने जेल में बंद कर दिया गया सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए। कहां पे ब्रेक किया था? विक्रम आश्रम पटना में, पटना डिस्ट्रिक्ट में, इन सॉल्ट मूवमेंट। उसके बाद उनको बांकीपुर जेल रखा गया, फिर हजारीबाग सेंट्रल जेल रखा गया। उसके बाद वो आश्रम रहने लगे बिहार में और काम करने लगे टू एक्टिवेट द पीजेंट मूवमेंट। उसके बाद वर्ल्ड वाइड रिसेशन होने लगा और पीजेंट मूवमेंट इफेक्ट होने लगा। इसका एडवांटेज लेके लैंडलॉर्ड्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके हेड थे महाराजा ऑफ दरभंगा और सेक्रेटरी थे शिवशंकर झा। जून 18, 1933 में एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी प्रोविंशियल किसान सभा की, एक कमेटी फॉर्म हुई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, जिसके मेंबर्स थे यमुना कारे, नंदन शर्मा, ये सब। कमेटी ने प्रॉब्लम्स कलेक्ट करी गया रीजन की, और एक बुक भी इन्होंने बेसिकली लिखी थी सहजानंद सरस्वती ने, जिसका नाम था गया के किसानों की करुण कहानी। 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने सजेस्ट किया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान सभा को नेशनल लेवल पे स्टैब्लिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है। फाइनली 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनती है लखनऊ में। चेयरमैन होते हैं स्वामी जी, प्रेसिडेंट बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और एनजी रंगा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। दिस इज ऑल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करा अगेंस्ट कांग्रेस, जिसकी वजह से उनको एक्सपेल भी कर दिया गया। 1940 में उनको अरेस्ट किया गया और हजारीबाग जेल भेजा गया। इस टाइम पे उन्होंने बुक लिखी दी अदर साइड ऑफ द शील्ड एंड रेंट रिडक्शन ऑफ बिहार, हाउ इट वर्क्स। उन्होंने स्लोगन दिया, डंडा हमारे पास है, लगान कैसे लोगे। ठीक है। एक और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं जो हैं शीलभद्र याजी, नाम याद रखने हैं बस, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पीजेंट मूवमेंट से ही रिलेटेड हैं। और यूनिट जो थी ऑल इंडिया किसान सभा की हर जगह खोली गई, सब डिस्ट्रिक्ट्स में। लीडरशिप जो थी पटना डिस्ट्रिक्ट किसान सभा की, वो शीलभद्र याजी को मिली। इन्होंने रेवोल्यूशनरी लीडर्स के साथ भी काफी काम करा। उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इम्प्रिजन किया जाता है, वो सेम। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की पॉलिसीज से भी इनके ऊपर काफी इम्पैक्ट था। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के कांटेक्ट में आके उन्होंने हेल्प किया इन द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज। इनको फिर इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। 1934 में अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई जाती है विद इन कांग्रेस बाय यंग प्रोग्रेसिव पीपल, जिसमें ये काफी सपोर्ट देते हैं। उसके बाद स्वामी सहजानंद की लीडरशिप में ही 50,000 फार्मर्स सीज कर लेते हैं असेंबली को और स्लोगन्स रेस करते हैं अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह और कांग्रेस प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। सेंट्रल बिहार में बकास्ट आंदोलन शुरू होता है कल्याणंद शर्मा की लीडरशिप में एट अ प्लेस कॉल्ड बरिया। ये मूवमेंट क्या था? इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय द एक्सप्लॉइटेड एंड ऑप्रेस्ड फार्मर्स अपने रयाती लैंड को वापस लेने में और उसको कन्वर्ट करने में इनटू बकाश लैंड फ्रॉम जमींदार्स। बस ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कुछ लीडर्स के नाम हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने अभी देखे ही हैं। और फार्मर्स को ये मतलब पर्सुएड करते हैं कि आप एजिटेशन विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन पीजेंट मूवमेंट कंटिन्यूड रहता है। ये लोग सब छपरा में लीड करते हैं मूवमेंट, कोई दरभंगा में, कोई गया में, आप एक बार नाम देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं वो काफी अट्रैक्ट होते हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में, और वो सोचते हैं कि पीजेंट मूवमेंट को क्लास स्ट्रगल के बेसिस पे लेके जाओ। इसकी वजह से जयप्रकाश नारायण फॉर्म करते हैं रेड किसान सभा। जब ये सोशलिस्ट का सेपरेशन हो जाता है तो पीजेंट मूवमेंट का थोड़ा
वीक होना स्टार्ट हो जाता है यहां से। लेबर मूवमेंट की बात करें तो 1918 में पहली बार अंडर द लीडरशिप ऑफ वीपी वाडिया वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं इन विनी कॉटन मिल फॉर देयर राइट्स। इसी साल टाटा आयरन स्टील वर्क्स के भी वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं, फिर राउलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में। इसके बाद स्ट्राइक होती है 1922 में, 1925 में, और 1925 की स्ट्राइक एंड होती है जब गांधी जी उनको अश्योरेंस दे देते हैं। 1925 में एमएन रॉ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, फाउंड करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन कानपुर। कंट्री की बिगेस्ट स्ट्राइक होती है अबाउट 3.5 months जो जमशेदपुर में होती है 1928 में, जिसके लीडर होते हैं मानिक होमी। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये देख लीजिए। जमशेदपुर लेबर फेडरेशन फॉर्म होती है बाय लेबर लीडर मनिक होमी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। 1929 में टिन प्लेट कंपनी ऑफ गोलमुरी भी के वर्कर्स भी स्ट्राइक पे जाते हैं। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग भी काफी विजिट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेट करते हैं द कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कोल माइन एरिया ऑफ झारिया में होती है। कहाँ पे है झारिया की कोल माइंस, बताइए जरा, सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी फाउंड होती है 1934 में बाय लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण और अब्दुल बरी। एक श्रमिक संघ भी बनता है नेम्ड टाटा वर्कर्स यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल बरी। दिसंबर 1938 में अब्दुल बरी और रामवृक्ष बेनीपुरी एड्रेस करते हैं असेंबली ऑफ बिहार शुगर मिल और स्टैब्लिश करते हैं श्रमिक संघ। एमएन राय, बटुकेश्वर दत्त, ये भी एड्रेस करते हैं इन सबको और कहते हैं सब वर्कर्स को क्या पार्टिसिपेट कीजिए फ्रीडम स्ट्रगल में। 1940 फेब में जयप्रकाश नारायण को अरेस्ट कर लिया जाता है और 9 महीने सजा सुनाई जाती है इनको अंडर द इंडिया डिफेंस एक्ट, भड़काऊ स्पीच के लिए। ये अंग्रेज यही सब एक्ट के थ्रू अननेसेसरी अरेस्ट करते रहते थे। इस प्रोटेक्ट में बहुत सारे स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। भारत लेबर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नरेंद्र दत्त मजूमदार और सत्य विमल सेन और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वाइस प्रेसिडेंट मुकुंद लाल सरकार को बैन कर दिया जाता है छोटा नागपुर एंटर करने से इसी एक्ट के अंडर। इसी लॉ में बिहार गवर्नमेंट रिफ्यूज कर देती है टू अलाउ इंडियन लेबर पार्टी सेक्रेटरी शिशिर राय और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी मेंबर सत्य चक्रवर्ती और बंगाल लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट रहमान खान टू कम टू बिहार। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑगस्ट रेवोल्यूशन ऑफ 1948 स्ट्राइक्स होती हैं झारिया, कतरास में, और बहुत से वर्कर्स गैदर होते हैं जमशेदपुर में। कातेहार जूट मिल में भी स्ट्राइक इसी दौरान होती है। तो ये सारी कुछ स्ट्राइक्स दी हुई हैं, आप एक बार देख सकते हैं इनको। AITUC की सेंट्रल कमेटी मीटिंग होती है 1947 में, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि डिमांड डे मनाया जाएगा ऑन मार्च 18, 1947। एक ये बात आपको याद रखनी है। बिहार ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेक्रेटरी जो होते हैं हबीबुर रहमान स्टूडेंट लीडर्स के साथ एक जनरल मीटिंग हेल्ड करते हैं परेड ग्राउंड। यहां भी स्ट्राइक की बात होती है। मार्च 26, 1947 को खून का बदला खून से लेंगे, बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, ऐसे स्लोगन्स रेस करते हैं ये लोग। बाकी के स्लोगन्स होते हैं लाल झंडे की जय, दिस टाइम वी विल रूल, मजदूर राज्य कायम हो, ये ऐसे ऐसे स्लोगन्स रेस किए जाते हैं बाय वर्कर्स। तो बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था जो हम देख चुके हैं। बाकी अब आप सोशलिस्ट मूवमेंट देख सकते हैं। कंट्री की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इम्पीटस देने के लिए और जोर देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यूथ ऑफ बिहार पहली बार स्टैब्लिश करता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। ये ईयर इंपॉर्टेंट है। फाउंडर्स थे गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, ये सब नाम याद रखना। इसके बाद इंडियन सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनती है, इसके बाद बनती है फॉर्मली आफ्टर अनाउंस्ड इन अंजुमन इस्लामिया हॉल ऑफ पटना इन 1934। तो ये दोनों बातें याद रखना कि पहले बिहार की बनी, बाद में ऑल इंडिया बनी। हेड कौन थे इसके? आचार्य नरेंद्र देव, याद होना चाहिए बिल्कुल। सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण, ये सब हम देख चुके हैं ऊपर। जयप्रकाश नारायण का जन्म एक गांव में होता है, सिताबदियारा, सारण डिस्ट्रिक्ट। उनको जेपी या लोकनायक बोलते थे। उनके फादर थे हर्सुल दयाल श्रीवास्तव, मदर थी देवी। और ये आप देख सकते हैं, शादी होती है इनकी प्रभावती देवी से, हमने देखा था ना ऊपर, ये काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। तो ये सब आप देख सकते हैं। बाकी सितंबर 1932 में अरेस्ट होते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना यही करते हैं। ये सोशलिस्ट होते हैं एक्चुअली, तो अपने सेम जो लाइक माइंडेड लीडर्स होते हैं उनके साथ मिलकर ये सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड करती है पार्टिसिपेट करना इलेक्शंस में। जयप्रकाश नारायण प्रोटेस्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी वो अरेस्ट हो जाते हैं, उनको जेल होती है। इस मूवमेंट में अलॉन्ग विद योगेंद्र शुक्ल और बाकी के करीब ये कोलीग्स इनके साथ ये एस्केप कर देते हैं जेल से और अंडरग्राउंड जाते हैं नेपाल में और मूवमेंट जारी रखते हैं। इसी टाइम पे ये फॉर्म करते हैं आजाद हिंद दस्ता, स्टार बना लो। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशन बिल्डिंग में इंडिपेंडेंस के बाद भी। पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं 1957 में, पर फिर से एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, और पोस्टमसली भारत रत्न भी हैं ये 1998 में। बस आपको यही बात याद रखनी है। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप एक बारी पढ़ सकते हैं उनको।
कम्युनिस्ट मूवमेंट देखें तो कम्युनिस्ट मूवमेंट कैसे होता है स्टार्ट? 1925 में इंडियन कांग्रेस पार्टी फाउंड होती है बाय एम एन रॉय इन कानपुर। ये यूथ ऑफ बिहार को भी इफेक्ट करते हैं, वो इंटेग्रल पार्ट बन जाते हैं इस मूवमेंट का। 1930 में कम्युनिस्ट यूथ जैसे कि अनिल मैत्र, सुनील मुखर्जी, रतन रॉय, विश्वनाथ माथुर, ये सब अरेस्ट होते हैं ऑन द चार्जेस ऑफ इंडल्जमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। अपने रिलीज के बाद वो स्टैब्लिश करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिहार की ब्रांच ऑन 20 अक्टूबर 1932 इन मुंगेर। ये याद रखना। फाउंडर्स के नाम देख सकते हैं आप एक बार, यहाँ पे सारे फाउंडर्स के नाम दिए हुए हैं। बकाष्ठ मूवमेंट देख सकते हैं, बिहार में लॉन्च होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ करयानंद शर्मा एंड राहुल संकृत्यायन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है, 2 फैक्ट्स। और ये जो मूवमेंट है, जैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट की बात करें तो कौन कौन से नाम उसमें इंपॉर्टेंट है, हमें ये देखने हैं बस। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड तो बिहार इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है एजुकेशन का। नालंदा यूनिवर्सिटी वेरी फेमस नॉट ओनली इन द कंट्री बट अमंग द मेजर एजुकेशन सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि वेस्टर्न एजुकेशन की जो बिगिनिंग है वो 1835 से मानी जाती है और वेस्टर्न एजुकेशन की बिगिनिंग बिहार से कंसिडर की जाती है। लॉर्ड मैकॉले के प्लान के अनुसार एम्फेसिस दिया गया था वेस्टर्न एजुकेशन पे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने काफी गवर्नमेंट एफर्ट्स चलाए थे टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन। इसी तरीके से स्कूल स्टैब्लिश हुए पूर्णिया में, बिहार शरीफ में, भागलपुर में इंग्लिश एजुकेशन को लेके। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्कूल बना इन सब जगहों पे, भागलपुर हिल स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, ये सब इन्हीं मतलब अंग्रेज ही लाए थे लॉज टू एजुकेट इंडियंस, तो उसी के तहत ये सब स्कूल्स एंड ऑल बने थे। उसके बाद 1861 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ बंगाल डब्ल्यू.एस. एटकिंसन ने रिव्यू किया एजुकेशनल बैकवर्डनेस बिहार का और कहा कि बिहारीज केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन ड्यू टू इग्नोरेंस एंड ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड। 1866 में बंगालीज ने स्टैब्लिश किया मॉडर्न गर्ल्स स्कूल बिहार में। जस्टिस गिरीश चंद्र घोष ने स्टैब्लिश किया एक गर्ल्स स्कूल पटना में इन कोलैबोरेशन विद प्रिंसिपल ऑफ पटना कॉलेज मैकेंडल। विमेन स्कूल्स खोले गए बहुत सी जगहों पे। तेज नारायण जुबिली कॉलेज खोला गया। विश्वेश्वर सिंह लैंडलॉर्ड थे कुल्हरिया के, इन्होंने बीएन कॉलेज बनाया पटना का। ये सब हम कॉलेजेस एंड ऑल में भी देख चुके हैं। इसी तरीके से 1909 में सैयद नवाब रिजवी ने स्टैब्लिश किया बीएनआर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गुलजार बाग पटना। उसी दौरान पटना लॉ कॉलेज स्टैब्लिश हुआ और फिर पटना यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई इसमें। ये सब मैं आपको बता चुकी हूं पर फैक्ट्स में भी। जेजी जाविग्स पहले वाइस चांसलर बने पटना यूनिवर्सिटी के, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राम बहादुर इंदल सिंह ने नालंदा कॉलेज स्टैब्लिश किया बिहार शरीफ में। पटना साइंस कॉलेज स्टैब्लिश हुआ 1927 में। इसी तरीके से चंद्रधारी विमेंस कॉलेज दरभंगा, राजेंद्र कॉलेज छपरा, ये सब आए जो विमेन एजुकेशन को प्रमोट करते थे। बेसिक एजुकेशन बोर्ड आया 1938 में बस। और पटना महाविद्यालय कब आया था? 1863 में। और एनिमल ब्रीडिंग और डेयरी फार्म भी स्टैब्लिश हुआ 1902 में पूसा ऑफ समस्तीपुर। लॉर्ड कर्जन ने स्टैब्लिश किया एग्रीकल्चर रिसर्च स्कूल जिसको कहा जाता है इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1919। उसके बाद बिहार प्रोविंस बना, पटना यूनिवर्सिटी आई, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज आया जिसको बाद में पटना मेडिकल कॉलेज नाम रखा गया। बिहार की साइंटिफिक सोसाइटी आई 1972 बाय सैयद इमदाद अली। सर्वे विद्यालय बना 1874 में जिसको स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बुलाया जाने लगा बाद में। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से फेमस है आज वो। 2004 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी ने स्टेटस भी दिया। 1921 में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल ने आयुर्वेदिक एजुकेशन स्टार्ट की। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल बना पटना में 1926 में। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टैब्लिश हुआ 1939 में। पटना साइंस कॉलेज स्टैब्लिश हुआ 1927 में। बिहार वेटनरी स्कूल 1927। बस ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद 2006 में ब्रांच ऑफ बिट एक्सटेंशन भी बना पटना में। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना पटना में इन द ईयर 2008 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2015। आईआईटी बना 2008 में पटना में। 2008 में इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओपन हुए दरभंगा, नालंदा, गया में। और एम स्टैब्लिश हुआ 2012 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है पटना में। अभी फिलहाल देखें तो एग्रीकल्चर को स्टेटस मिला है इंडस्ट्री का बिहार में और बहुत से रिसर्च सेंटर्स भी खुलते जा रहे हैं, तो बहुत डेवलप कर रहा है। ईस्टर्न रीजनल ऑफिस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का पटना में है। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर बिहार में है। मेज रिसर्च सेंटर है बेगूसराय में। वाटर मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर है पटना में। ये सब नाम ध्यान रख के जाना, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमने इंपॉर्टेंट एजुकेशन का यहाँ पे पूरा देख लिया है। अब बिहार स्पेसिफिक इवेंट्स देख लीजिए थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। देखिए 57 में आपको पता है रोहिणी दियोगर से हुआ। बिहार में मतलब बिहार से रिलेटेड कहां से हुआ ये देखेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, अब रिवोल्ट ऑफ पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ पीर अली इन पटना, ये आप देख सकते हैं 1857 का रिबेलियन दानापुर में। देखिए
जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप खुद देख सकते हैं, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये देख सकते हैं 1858, तो मतलब ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट ईयर हो गया ना। डायरेक्ट रूल ब्रिटिश क्राउन का बन गया था इस टाइम पे। 65 में वहाबी लीडर्स का अरेस्ट हो जाता है। खारवार मूवमेंट का डेट देखिए 1870। बिरसा मूवमेंट का डेट देखिए। बिहार टाइम्स पब्लिश हुआ 1894 से। 1906 में सेपरेशन ऑफ बिहार स्टार्ट हो गया था फ्रॉम, मतलब डिमांड स्टार्ट हो गई थी बिहार का सेपरेशन फ्रॉम बंगाल से। 1908 वेरी इंपॉर्टेंट, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग्स देखा था हमने ऊपर। 1911 बिहार का सेपरेट प्रोविंस बनना, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था। 1912 सेपरेशन ऑफ बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम बंगाल। 1912 पहला 1 अप्रैल, ये मार्च ये अप्रैल, नया प्रोविंस बना जिसमें बिहार और उड़ीसा इंक्लूडेड थे। 1912 इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ बांकीपुर पटना, बहुत इंपॉर्टेंट। पंडित नेहरू पहली बार प्रेजेंट थे किसी भी कांग्रेस सेशन में। इस सेशन में मतलब ये वो सेशन था जिसमें पंडित नेहरू पहली बार प्रेजेंट थे किसी भी सेशन में। 1912-13 एडी में बाल्कन वॉर में मुस्लिम्स जो बिहार के थे उन्होंने सपोर्ट किया फॉर द सुल्तान ऑफ टर्की, कैलिफ, खलीफा जिनको बोलते थे। 1913-14 में ताना भगत मूवमेंट। 16 में पटना हाई कोर्ट, सर एडवर्ड आई वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस। होम रूल मूवमेंट किसने लीड किया था? मौलाना मजरुल हक ने। फिर आप देख सकते हैं गांधी जी ने सक्सेसफुली सेटअप किया सत्याग्रह अगेंस्ट इंडिगो ओनर्स इन चंपारण 1917 में। 1919 में स्टार्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन बिहार। मूवमेंट, किसान मूवमेंट लीड किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने यहाँ से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर बिगिनिंग हुई डायरकी की एट द प्रोविंशियल लेवल। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भी बना यहाँ पे। 1920 में नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ। सदाकत आश्रम की खोज की मौलाना मजरुल हक ने। 1921 में बिहार विद्यापीठ का एस्टैब्लिशमेंट होता है। 21 में प्रिंस ऑफ वेल्स आएंगे। स्वराज दल बना बिहार में 23 में। 25 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। 28 में साइमन कमीशन आया। 29 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है। 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 34 में गांधी जी ने इन्वोक किया इंडिविजुअल सत्याग्रह पटना में। सब हम डिटेल में ऊपर देख चुके हैं, बस आपको थोड़ा सा डेट्स ध्यान रखनी है। तो ये क्रोनोलॉजी दी हुई है, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं इससे। 1936 में उड़ीसा सेपरेट हुआ बिहार से ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार प्रोविंस। सर जेम्स डेविड सिफ्टन अपॉइंट हुए पहले गवर्नर बिहार के। 1937 में इलेक्शंस हुए। एक्ट ऑफ 1935 में मेजोरिटी मिली कांग्रेस को। 37 में मोहम्मद यूनिस लीडर थे बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के, पहले प्राइम मिनिस्टर बने बिहार के। 1937 जुलाई में श्री कृष्ण सिंह को अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार और कांग्रेस गवर्नमेंट यहां फॉर्म हुई। 38 में मोमिन कॉन्फ्रेंस। 40 में फॉर्मेशन ऑफ बिहार ब्रांच। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त 7 स्टूडेंट्स पटना फायरिंग में डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। 42-43 में आजाद दस्ता, ऊपर देखा था ना अभी, सब कुछ अब रेडीमेड करके दे दिया गया जिससे रिवीजन आसान हो जाए। सिर्फ पढ़ना है, नोट्स तक नहीं बनाने आपको। वैसे तो बनाने चाहिए एक एक लाइन के, लेकिन अब जब टाइम कम है तो फटाफट से वीडियो देखते जाइए बार बार। 46 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी बिहार के लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह। 46 में हिंदू मुस्लिम राइट स्टार्ट हुए। 47 में जयराम दास दौलतराम पहले गवर्नर बनते हैं और श्री कृष्ण सिंह बनते हैं पहले एवर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट है। 50 में प्रोविंस ऑफ बिहार को रिप्लेस कर दिया बाय द स्टेट ऑफ बिहार। 50 में जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ। 52 में पहला असेंबली इलेक्शन हुआ। 61 में दीप नारायण सिंह बनते हैं एक्टिंग चीफ मिनिस्टर। 1964 में ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है बरौनी में, इंपॉर्टेंट है। 67 में कांग्रेस डिफीट हो जाती है पहली बार, गवर्नमेंट बनती है अंडर द लीडरशिप ऑफ संयुक्त विधायक दल और महामाया प्रसाद सिन्हा चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 74 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन स्टार्ट होता है जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में, बिहार छत्र आंदोलन। 75 में उर्दू को डिक्लेयर किया जाता है एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। बताया था ना बिहार के बेसिक फैक्ट्स में। 1977 कांग्रेस पार्टी डिफीट होती है, गवर्नमेंट बनती है बाय जनता पार्टी, लीडरशिप होती है कर्पूरी ठाकुर की। 2000 में पार्टीशन ऑफ बिहार, झारखंड का स्टैब्लिशमेंट होता है 15 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है। 2005 में कोलिशन पार्टी बनती है। 2007 में ग्लोबल मीट ऑर्गेनाइज होती है बिहार में फॉर द फर्स्ट टाइम। 2010 में बिहार डे ऑब्जर्व होता है फॉर द फर्स्ट टाइम 22 मार्च। रट लो भाई, इसको जरूर आएगा ये पेपर में। 2012 में बिहार सेंटिनरी ईयर पहली बार ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हम यहां तक ये वाली चीजें हमने सब क्रोनोलॉजिकली देख ली। चलिए अब हम देखेंगे बिहार का सेपरेशन मूवमेंट। 1876 में एक मैगजीन पब्लिश हुई मुंगेर में जिसके टाइटल था मूर्धा ए सुलेमान, जिसमें कि सेपरेट प्रोविंस होना चाहिए बिहार का, इस बात को हाईलाइट किया गया। ये मैगजीन ने डिमांड किया कि लोग जो हैं बिहार के उनको अपॉइंट होना चाहिए इन प्लेस ऑफ बंगालीज इन गवर्नमेंट जॉब्स इन बिहार। 22 जनवरी 1877 को उर्दू लेटर कसीद ने स्ट्रांगली एडवोकेट किया सेम चीज, दैट बिहार शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल।
1894 में मूवमेंट रिलेटेड टू बिहार का सेपरेशन और ज्यादा इंटेंस हो गया और स्टार्ट किसने किया? एक्चुअली सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने। बाकी के जो लोग प्रोमिनेंट थे इसमें उनके नाम यहां पे दिए गए हैं। महेश नारायण थ्रू कायस गैजेट उन्होंने एक सॉलिड फाउंडेशन दिया फॉर द बिहार सेपरेट मूवमेंट। इस लेटर के थ्रू उन्होंने डिटेल्ड हाईलाइट की ये चीज कि बैकवर्डनेस क्यों है बिहार के लोगों में। और सेकंड सेशन में प्रोविंशियल कांग्रेस के जो कंक्लूड हुआ बिहार में, वो किसके एफर्ट से कंक्लूड हुआ? दीप नारायण सिंह के। अब ऐसे ऐसे चलता रहा ये पूरा। उसके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद रेनेसां की फीलिंग थी इन द पीपल ऑफ बंगाल और बहुत सारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे बंगाल के उन्होंने एक क्रिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर दी टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल और नेशनलिज्म के सीड्स ऐसे धीरे धीरे सो किए गए। ये सब हमने ऊपर देखा ही है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने बोला कि अनलेस पीपल ऑफ बिहार आर प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ लिवलीहुड, बिहार डेवलप नहीं कर सकता। तो उन्होंने भी कहा कि सेपरेट बिहार होना चाहिए। एंग्लो इंडियन न्यूज़पेपर्स ने डेलिबरेटली इशू रेज किया बंगाल बिहार वाला और इससे एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड और कंपटीशन क्रिएट कर दिया इन द माइंड्स ऑफ बिहारीज एंड बंगालीज। ये जो था एंग्लो इंडियन मैगजीन इंग्लिश मैन, इसने काफी इंपॉर्टेंट काम किया इस तरफ। कैम्बेल के सक्सेसर एशले एडन बिहार आए 1880 में और उन्होंने डिमांड किया रिजर्वेशन बिहार के लोगों के लिए बिहार की गवर्नमेंट जॉब्स में। बाकी के इंस्टीट्यूशंस में सदर अंजुमन हिंद जो फाउंड किया था मुंशी प्यारेलाल ने और साइंटिफिक सोसाइटी ने, वो प्रोमिनेंट है इसी डायरेक्शन में। और साइंटिफिक सोसाइटी किसने फॉर्म की थी? इमाम अली ने। ये सब जो लीडर्स थे सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, इन सब ने भी डिमांड किया कि फुली ऑटोनॉमस लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए बिहार में। तो ये कोई पहला मूवमेंट था इंडिया में जो सेपरेट प्रोविंस की बात कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। धीरे धीरे आते आते बंगाल में नेशनलिज्म बंगाल वाज द सेंटर ऑफ नेशनलिज्म, सारी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज बंगाल से ही होती थी। तो ये जो था ये काफी कंसर्न वाला मैटर हो गया फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये सब लीडर्स को लगा कि फेवरेबल है सिचुएशन। उन्होंने एक मेमोरेंडम भेजा गवर्नर चार्ल्स एलियट को और अलेक्जेंडर मैकेंजी को, लेकिन कोई खास अटेंशन इस पे दी नहीं गई। 1903 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि पार्टीशन होगा बंगाल का क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं हो रही है उनको, लेकिन एक्चुअली उनका मेन ऑब्जेक्टिव डिवाइड करना था लोगों को, जिसकी वजह से होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हर्बर्ट रिस्ले ने प्लान अनाउंस किया पार्टीशन का। रिस्पॉन्स क्या था उसका? बताइए क्या था? स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ, बॉयकॉट मूवमेंट लॉन्च हुआ, पढ़ा था ना हमने। अब प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे सेपरेट, जो बिहार मूवमेंट को सेपरेट बिहार मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इसको अपोज किया। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इनके रीजंस कुछ और थे। वो फेवर में थे सेपरेट बिहार प्रोविंस के, लेकिन बंगाल के पार्टीशन के फेवर में नहीं थे। ये चीज उन्होंने अपनी बुक में भी मेंशन की, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेपरेशन ऑफ बिहार। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने। राजेंद्र प्रसाद सेक्रेटरी थे बिहारी क्लब के कोलकाता के, वो ऑर्गेनाइज करना चाहते थे बिहारी स्टूडेंट्स को। ऐसे पहली बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है 1906 में। डॉक्टर शरफुद्दीन इसके चेयरमैन होते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये काफी सक्सीड हुई थी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। महेश नारायण की मैगजीन बिहारी टाइम्स ने भी पब्लिश करना स्टार्ट किया अंडर द नेम बिहारी। और ये सब जो न्यू रिफॉर्म और इश्यूज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ बिहार था, ये फिर पब्लिश होना स्टार्ट हो गया। महेश नारायण की डेथ के बाद ये सब लोगों ने फॉरवर्ड किया मूवमेंट। सच्चिदानंद सिन्हा ने, ब्रह्मदेव नारायण ने, ये बिहार सेपरेट मूवमेंट जारी रखा इन्होंने। 1908 में बिहार रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई अली इमाम की चेयरमैनशिप में और प्रपोज भी हुआ था। मोहम्मद फखरुद्दीन ने इसमें प्रपोजल पेश किया और वो पास भी हो गया अनडिफीटेड। और जब ये धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होता रहा इस मूवमेंट का, तो शरफुद्दीन ने को इंक्लूड किया गया कैलकाटा हाईकोर्ट की बेंच में और उन्होंने फिर से रीइंस्टेट कर लिया अली इमाम स्टैंडिंग काउंसिल को, अली इमाम को स्टैंडिंग काउंसिल में 1908 में। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा इलेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव के काउंसिल के मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद से अली इमाम को लॉ मेंबर भी बनाया जाता है। इस तरीके से ये कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल मत करो, विड्रॉ कर दो एंड दिस एंड दैट। गवर्नर ऑफ जनरल को इसमें पॉइंट लॉजिकल लगता है, तो रॉयल कोर्ट ऑर्गेनाइज होता है दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है ये, कब हुआ था? 1911 में, एनवलमेंट ऑफ पार्टीशन जहां पे घोषित किया गया था। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। बस ये आपको इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रोविंसेस को ड्यूली इनॉग्रेट किया गया। पटना कैपिटल बना प्रोविंस ऑफ बिहार का और सर चार्ल्स बेले पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने नई प्रोविंस के। और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे ई ए गेट, ई.वी. लेविंग और महाराजा रामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा, इस सब के मेंबर्स बने। तो ये चीज हमने बिहार सेपरेट मूवमेंट की देखी। अब हम कल्चर वाले सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। फोक सॉन्ग्स देखिए सबसे पहले।
कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है संस्कार गीत? यहाँ पे दो फॉर्म्स होते हैं हर संस्कार के, क्लासिकल और टेम्पोरल। संस्कार सॉन्ग्स कौन से होंगे? जो कॉस्मिक रिचुअल से रिलेटेड होंगे, जो किसी बर्थ पे, डेथ पे सब लोग मतलब जिसको फॉलो करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे। और सॉन्ग्स ऑफ सोहर, जन्म के वक्त, खिलौना एट मुंडन एंड विदाई एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये काफी प्रिवेलेंट है बिहार सोसाइटी में। बिहार में कुछ मुस्लिम संस्कार सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं मगहाई रीजन में। ऋतु गीत की बात करें तो ऋतु क्या होती हैं? मौसम होते हैं ना ऋतु। तो सॉन्ग्स लाइक फगुआ, चैत, कजरी, हिडोला, छतरमास, बारहमास, ये सब इन सब ट्रेडिशंस में आते हैं। फाग और होली स्प्रिंग सीजन का होता है, चैत्र मंथ में गाया जाता है, और बारहमास ऋतु गीत में काफी पॉपुलर माना जाता है। सॉन्ग्स जो हैं फेस्टिवल और ओकेजन्स पे, उनको क्या बोलते हैं? पर्व गीत। हमने ये ऊपर भी देखा था स्टार्टिंग में एकदम। बहुत से ओकेजन सेलिब्रेट होते हैं, फेस्टिवल सारे ही सेलिब्रेट होते हैं, दीपावली, छठ, तीज, नागपंचमी एटसेट्रा, तो उन पे जो गाए जाते हैं वो कहलाते हैं पर्व गीत। कास्ट और जाति रिलेटेड सॉन्ग्स, हर कास्ट और कास्ट के कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस है इंडियन सोशल सिस्टम में। जैसे कुछ लोकल डीटीज हैं हर कास्ट के, जो इष्ट देवता होते हैं जैसे, और तो उन्हीं से रिलेटेड गाने भी गाए जाते हैं। हर कास्ट के डिफरेंट सॉन्ग होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अहीर, दुसाड़, कहार, धोबी, लोहार एटसेट्रा, सबके अपने सॉन्ग्स होते हैं। और जो सॉन्ग्स अहीर्स गाते हैं उनको बोलते हैं बिरहा गीत। इसके अलावा लोरिकी भी सॉन्ग है इसी कास्ट का। नाम याद रखिएगा बस कि भाई लोरिकी कहीं लिखा हुआ है तो आपको ये पता है कि अच्छा ये सॉन्ग है, तो वो आपसे मैच करवा रहा है किसी और कैटेगरी में, वो आप ना करें बस। पेशा गीत, ये क्या होते हैं? जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तब ये गाए जाते हैं। व्यवसाय गीत, क्रिया गीत, ये सब। लगनी विमेन गाती हैं जब वो क्या बोलते हैं, ग्राइंड करती हैं फ्लोर, जब वो आटा पीसती हैं तब गाती हैं वो, इनको बोला जाता है जनता सार। बाल की क्रीड़ा गीत क्या होंगे? छोटे बच्चों की लाइफ से एसोसिएटेड होंगे बाल गीत, शिशु गीत, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए गाए जाते हैं और इनको क्रीड़ा गीत बोलते हैं, जैसे अकट्टन, मटकन, छोरा, मुक्की, अट्टा पट्टा, कबड्डी गीत, ये सब। ललाबाइस क्या होती हैं? लोरी। इन्हीं में मतलब बच्चों को सुलाने के लिए जो गाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ सॉन्ग्स और होते हैं जो विमेन गाती हैं जब बच्चे खेल रहे होते हैं, जैसे कि ओका बोका, तीन तडोका पहाड़ी। बस ये नाम याद रखना कि ये क्या बोलते हैं, सॉन्ग्स के नाम हैं, फोक सॉन्ग्स हैं ये। भजन या फिर श्रुति गीत, नाम से पता चल जाएगा आपको। महेशवाणी, कीर्तन, विष्णुपद, पराती, सहेजा, गंगा गीत, शीतला गीत, देवी गीत। कोई अलग कैटेगरी नहीं है निर्गुण गीत की प्रिस्क्राइब, लेकिन निर्गुण उपमास जो हैं वो होते हैं कुछ फोक हाइम्स में। सागा गीत, गाथा गीत जो होती हैं, ये गाई जाती हैं लोगों के द्वारा जब वो स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट दिखाते हैं अपना ब्रेवरी से। आल्हा बुंदेलखंड में ट्रेडिशन है, बिहार में सॉन्ग वीर रस का, ये सब में होते हैं जो ब्रेवरी और वेलर को दर्शाती हैं। नायक बंजारा, ये आपको नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, एक दो बातें उनके बारे में याद रखो। प्रोटागोनिस्ट कौन है सागा का? वो है वैश्य सन नेम शोमनिक, जो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं। अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से उनको जाना पड़ता है अपनी वाइफ से दूर, जिसके लिए ये गाने गाए जाते हैं बेसिकली। मीरायन, ये जो सीन है ये बेसिकली कौन सा है? प्रिंसली स्टेट कॉल्ड नुंजागढ़। पर जो प्रोटागोनिस्ट है इसमें वो है हरफूल, जो है सिटी ऑफ धेरी से, वो इन्वेड करते हैं नुंजागढ़ और वो उनकी डेथ हो जाती है। उनकी वाइफ जो होती है प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे, उनका बेटा होता है मीरा, और वो उनका ड्रीम फुलफिल करता है नुंजागढ़ को ऑक्यूपाई करके, इस तरीके से। दीना भंडारी, ये है सेंटिमेंटल सागा है ये एक। और नूनाछार, ये मिथिला रीजन में गाया जाता है, हीरो है इसका किंग करानू, बस इतना इंपॉर्टेंट है। छत्री चौहान, ये मघाई रीजन में गाया जाता है। और आपका दुढ़ाली गथामा, ये है एक्सटेंशन है, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा उन्हीं का एक्सटेंशन है ये। प्रोटोगेनिस्ट है इसमें दुधाली और उनका मटर्नल अंकल मामाजी घटमा मेन कैरेक्टर्स हैं। और ऐसे मतलब हीरो जो है रिवेंज लेता है, और ये चंपारण दरभंगा में अलग अलग टाइटल से गाई जाती है। साहेल्स, ये फोकलोर है जो कि प्रेम रस और वीर रस से भरा है। इसमें हीरोइन का जो मेन कैरेक्टर फीमेल लीड है उसका करेज और वेलर दर्शाता है ये। प्रोटोगनिस्ट कोई यंग मैन है साहस, जिसको प्यार हो जाता है, कोई ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस होती है दौना, तो बस ऐसे एक ट्रायंगल है ये इसमें। हिरानी बिरनी, ये है किसी पोषण सिंह नाम के आदमी की कहानी, जिसका कैरेक्टर और लव टुवर्ड्स हिज वाइफ बहुत फेमस है सोसाइटी में। कुंवर ब्रजभार, ये सागा इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम नाथपंथी स्टाइल, करुण रस और वीर रस को दर्शाता है दोनों ही। बिहार में इसको सोरथी ब्रजभार भी कहते हैं। राजा विक्रमादित्य, ये एक बेलाड है जो कि पखवाज इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है, डांसर्स डांस भी करते हैं इस पे।
और ये किंग विक्रमादित्य ऑफ कुंडलीपुर से एसोसिएटेड है। अमर सिंह बरिया हीरोइक सागा है ये, फुल ऑफ वीर रस। और तिरहुट के रेसिडेंट अमर सिंह बरिया के बारे में बेसिकली ये गाया जाता है। स्पेसिफिक सॉन्ग, विशिष्ट गीत जो होते हैं ये पर्टिकुलर इमोशन के लिए होते हैं, जैसे पानी के लिए सॉन्ग्स ऑफ पेड़िया, झूमर झूले, बेरहा, जोगा, सम्रपानी। और भी बहुत से सॉन्ग्स होते हैं इसी में। ईस्टर्न सॉन्ग्स हैं भोजपुर जोन के, झूमर, विदेशिया, बधोइया। सॉन्ग्स ऑफ फेयर्स हैं, मेलों पे जो गाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कोई स्पेसिफिक ओकेजन के लिए विशिष्ट गीत गाए जाते हैं। अब हम फोक डांसेस देख लेंगे। मेजर फोक डांसेस में से ये मेन डांसेस हैं। कर्मा डांस ट्राइब्स में होता है ये। छऊ डांस वेरी इंपॉर्टेंट, मेल परफॉर्म करते हैं, ये वॉर से रिलेटेड होता है। और झिंझिया डांस ये दुर्गा पूजा पे गाया जाता है, डांस किया जाता है सुबह के टाइम पे। विद्यापत डांस, इसमें ग्रुप डांस है ये बेसिकली, जिसमें विद्यापति जो हैं, अभी ऊपर आपने देखी थी ना, इनकी बुक्स भी देखी थी, उनके वर्सेस इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। वुड पेकर डांस, कातफोड़ा नृत्य, ये जो है धोबी कम्युनिटी करती है इसको, और किसी ऑस्पिशियस ओकेजन पे, और ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में काफी पॉपुलर है। पवाड़िया डांस ये एक बिजार डांस फॉर्म है। बिजार मतलब थोड़ा अनूठा, जो मेन परफॉर्म करते हैं, लेकिन डांस के वक्त वो वुमेन के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, घाघरा चोली वगैरह पहन के वो लोग डांस करते हैं। जोगीड़ा डांस होली पे डांस किया जाता है ये। झरनी डांस मुस्लिम सोसाइटी में काफी प्रिवेलेंट है। करिया झूमर नृत्य ये औरतें करती है इसको परफॉर्म किसी स्पेशल ओकेजन पे, और एक दूसरे के वेस्ट में हाथ डाल के दे डांस। खोल्डीन डांस ये हॉस्पिटैलिटी का डांस है, जो गेस्ट्स एंड ऑल के आने पे डांस किया जाता है। गानगिया ये मतलब रिवर गंगा माँ, जो गंगा माँ है, नदी जो है, उसकी तारीफ की जाती है बाय विमेन, तो इसको बोलते हैं गंगिया डांस। माझी ये सॉन्ग है जो कि गाया जाता है बाय सेलर्स जो रिवर में होते हैं, डांसिंग पोस्चर में इसको गाते हैं। ढूढ़ो रानी छोटे बच्चों का डांस है ये। और गोंडिन ये प्ले है बेसिकली, जिसमें जो मछली बेचने वाले होते हैं और कस्टमर्स होते हैं वो डिस्गाइज होते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, मतलब वो ऐसे प्ले करके दिखाते हैं। लोढ़ीहारी इसमें फार्मर गाते बजाते हैं एनिमल्स के साथ। धान कटनी, ये धान कटनी क्या होगा, क्रॉप के हार्वेस्ट पे गाया जाएगा। बॉल बई भागलपुर में होता है ये, उसके आसपास के एरिया में, जिसमें विमेन डिपिक्ट करती हैं हस्बैंड का डिपार्चर अब्रॉड। घंटो ये एक सैड सॉन्ग है बेसिकली। इन्नी बिन्नी ये मेन डांस है अंगिका रीजन का, जिसमें विमेन डांस करती हैं हस्बैंड वाइफ अफेयर पे। देवाहर भगाटा डांस भी बोलते हैं इसको। बुगलू ये नॉर्थ बिहार में प्रैक्टिस किया जाता है। इससे पता लगता है कि कैसे जो विमेन है वो अपने इन लॉज से अलग चली जाती हैं। कजरी सावन के टाइम पे गाया जाता है। बसंती इट्स अ डांस परफॉर्म बाय विमेन स्प्रिंग के सीजन पे, मतलब स्प्रिंग आने की खुशी में बेसिकली। लघुई डांस स्टाइल भी एक प्रकार का डांस स्टाइल है जो कि फोक कल्चर ऑफ बिहार में ही आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फोक ड्रामा। जात जातिन ये तो हमने ऊपर भी देखा था, ये डिपिक्ट करता है मैरिड लाइफ के सभी एस्पेक्ट। अकूली बंका ये श्रवण मंथ में गाया परफॉर्म होता है प्ले। साम चकेवा ये होता है मूनलाइट नाइट्स में, फ्रॉम सप्तमी टू पूर्णिमा इन शुक्ल पक्ष। ठीक है, और कीर्तनिया ये डिवोशनल रिलीजियस ड्रामा है, मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके ढोलक, झाल, हारमोनियम एक्सेट्रा। धोमकाच ये कंप्लीटली विमेन ओरिएंटेड है। ठीक है, विदेशिया ऑथर इस प्ले के जो हैं वो फेमस फोक पोएट हैं बिहार के भिखारी ठाकुर, इनको कालिदास माना जाता है बिहार का। तो एक क्वेश्चन अलग से आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, हु इज नोन एज कालिदास ऑफ बिहार, ऐसा आ सकता है ना क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने ये फोक ड्रामा देख लिए। मेजर ट्राइब्स देख लीजिए बिहार की। गोंड ट्राइब छपरा, चंपारण और रोहतास में पाई जाती हैं। खोंड शाहबाद रीजन वाले हैं, लोकल लैंग्वेज इनकी सदानी है। बेड़िया ये स्कैटर्ड है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। उरांव ये बेसिकली प्रोटो एस्टिलॉयड और द्रविडन फैमिलीज से हैं जो झारखंड में रिजाइड करती हैं। ठीक है, संथाल वेरी फेमस, ओरिजिनल कहाँ के हैं ये, संथाल परगना के, और ये कहाँ पे रहते हैं, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, यहाँ सब में रहते हैं ये। और लैंग्वेज संथाली है और ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली को ये बिलोंग करती है। सिंह भोंगा इनके भगवान जी हैं। खैरवार ये झारखंड में रहते हैं, रोहतासगढ़ में भी पाए जाते हैं। ये खैरगास को वर्शिप करते हैं, इसलिए इनका नाम भी पड़ा है खैरवार। और लैंग्वेज है इसकी मुंगरी, लेकिन अब ये लोकल लैंग्वेजेस भी बिहार के बोलते हैं। गुराइट ये गया और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं और ये प्रोटो एस्ट्रोलाइट ग्रुप को बिलोंग करता है। और सिंगल फैमिली मेथड है इनका, या सेम कास्ट में मैरी करते हैं बट डिफरेंट गोत्र। और ऑक्यूपेशन तो इन सबका वही होगा ना, एग्रीकल्चर, वेज्ड लेबरर। चेरो ये जो है चेरो ट्राइब, ये पलामू है झारखंड, गया, रोहतास, भोजपुर, यहाँ पे इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं। मेनली पलामू में रहते हैं पर यहाँ भी पाए जाते हैं। कोरा ट्राइब रहती है जमुई, कैटेहार, मुंगेर में। मुंदरी इनकी नेटिव लैंग्वेज है। कोरवा ये कम है इंडिया में,
कुछ जो है इनमें से वो शेड्यूल ट्राइब है बिहार की, जो रहती है रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और काटेहार में, ठीक है। और इनमें इंटरकास्ट मैरिज का सिस्टम है इनकी ट्राइब में। मुंडास ये बक्सर और रोहतास में रहते हैं। सोशल इनका मिक्स सोशल स्ट्रक्चर है और काफी बैकवर्ड है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन अवेयर ऑफ ऑल लाइफ एक्सपीरियंसेस, मतलब उतनी अभी एडवांसमेंट इस ट्राइब में नहीं आया है, ठीक है। चलिए अब हम मेजर फेयर्स और फेस्टिवल्स देखेंगे बिहार के। मेले, सोनपुर मेला कहाँ लगता है? गंगा नदी के किनारे, नॉर्थ बिहार में, कार्तिक मंथ में लगता है ये, ठीक है। एलिफेंट्स काफी बेचे खरीदे जाते हैं यहाँ पे। वैशाली फेयर ये त्रयोदशी में लगता है। त्रयोदशी जो होती है चैत्र मास की, वैशाली ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड महावीरा की, तो पता है ना आपको। श्रावणी कहाँ लगता है? ये लगता है सुल्तानगंज टू देवघर से एक एरिया में, 105 किलोमीटर लंबा एरिया में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। देवघर में रहता है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में, ठीक है। और पितृपक्ष मेला, गया को माना जाता है वन ऑफ द होलीएस्ट सिटीज ऑफ हिंदूज। पितृपक्ष में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोग यहाँ पे पिंडदान करने आते हैं, ठीक है। फेयर ऑफ बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ ये शिवरात्रि में होता है और बड़ी एकादशी पे। वैशाख मंथ में ब्रह्मपुर विलेज में, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, साल में 2 बार। काफी बड़ा कैटल फेयर भी है ये। मलमास मेला, हिंदू सोसाइटी कोई ऑस्पिशियस काम नहीं करती है टिल अ मंथ बिफोर मकर संक्रांति, है ना। वो जो पूस का महीना होता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक चलता है वो। तो इसके बाद ये जो है बड़ा सा मेला लगता है यहाँ पे राजगीर। बेटिया फेयर दशहरे पे लगता है ये मेला। कैटल फेयर भी होता है यहाँ पे बेटिया में। सौरथ मेला, अनमैरिड अडल्ट्स यहाँ पे आते हैं मैरिज के लिए, देखिए। और ये जेठ आषाढ़ के महीने में होता है, गर्मियों में होता है ये, और काफी वंडरफुल फॉर्म में होता है ये। सिमायरा फेयर ये होता है कार्तिक महीने में, जब सन उत्तरायण में होता है, और राजेंद्र ब्रिज के अराउंड होता है, बरौनी जंक्शन, ठीक है। कोसी फेयर पौष पूर्णिमा में, कोसी रिवर नियर काठियार। बस आपको मेन नाम याद रखना और जगह। सबौर फेयर ये एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज करती है। माघी फेयर ये काफी हिस्टोरिक है, देखिए कितना पुराना है ये। पहले उसको ग्रैंड चौथवर्नी फेयर बोलते थे। लौरिया नंदनगढ़ फेयर हर साल ऑन द ओकेजन ऑफ मेष संक्रांति, ये रिलीजियस फेयर होता है 6 दिन का, ककोलट में, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। बुक फेयर पुस्तक मेला, पटना बुक फेयर होता है ऑर्गेनाइज बाय सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट, हर साल पहले वीक नवंबर में। पापाहरनी फेयर ऑफ भागलपुर ये मकर संक्रांति पे होता है। पापहरनी पौंड पे, तालाब है उस पे, ऑन द फुटहिल्स ऑफ मंडर माउंटेन, ठीक है। लोग आते हैं यहाँ पे, दे टेक द होली डिप। और इसके अलावा सिंहेश्वर फेयर, बंसी फेयर, हरदी फेयर, काली पूजा फेयर और सहुद्रा फेयर भी ऑर्गेनाइज होते हैं बिहार में। देखिए नाम तो कोई छूटेगा नहीं आपका। अब उसके बाद आपको याद रहे ना रहे, नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ मेजर फेस्टिवल्स या महोत्सव बिहार के। राजगीर फेस्टिवल पहली बार 1986 में हुआ, कुछ रीजंस की वजह से नहीं ऑर्गेनाइज हो पाया। 1995 से फिर से हो गया। ये अजातशत्रु फोर्ट ग्राउंड में होता है और काफी मतलब हिस्टोरिक फेयर है ये। विक्रमशिला फेस्टिवल ये होता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से इंपॉर्टेंस रखता है ये, और ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर द स्पॉन्सरशिप, अंडर द एजेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भागलपुर। मंडर फेयर ये बंका डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो कनेक्टेड है टू द बॉर्डर ऑफ भागलपुर, काफी फेमस है फॉर बीइंग द मंडर माउंटेन, और ये ऑर्गेनाइज होता है इसी माउंटेन के आसपास। चंपारण फेस्टिवल की बात करें तो ये होता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का जिक्र है यहाँ पे। और आज तक कुशीनगर जाते वक्त बुद्धिस्ट स्टे हियर इन केसरिया। महात्मा गांधी ने भी अपना, आपने पढ़ाई था 1917 का चंपारण सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट करा था। 1 आवर फेस्टिवल ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। 2 डे फेस्टिवल है 1 आवर, जिसको बाराबर कहते हैं हिस्ट्री में। और तपोवन फेस्टिवल ये होता है ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। फिर आपका वैशाली फेस्टिवल ये होता है आपका, इट्स अ फेमस हिस्टोरिकल सिटी और कंटेम्प्रेरी कल्चर शो करती है ये ऑफ बोथ महावीरा एंड बुद्धा। मिथिला फेस्टिवल ये कहाँ होता है? ये होता है आपका मिथिला में। मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग को मतलब दर्शाता है बेसिकली, वहां ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, यूथ अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करता है। मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश किया गया है मधुबनी में, जो काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस फेस्टिवल का। तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यहाँ पे देख लिए हैं। अब ये आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स देखेंगे हम बिहार से रिलेटेड। पटना कलाम वेरी इंपॉर्टेंट, मिड 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक ये डेवलप होता है। इसको कंपनी स्टाइल भी बोला जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड के दौरान ये डेवलप हुआ था।
और इस जो ये जॉनर है बेसिकली दैट इज, इसका ओरिजिन इज अनक्लियर, कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें मिस्टर पीसी मानुक फॉर्मर प्रेसिडेंट और फिलांथ्रोपिस्ट हैं ये पटना अजायब घर के, तो मिस्टर माइल्ड्रेड आर्चर और लास्ट सक्सेसर ऑफ पटना स्टाइल पेंटिंग, तो उन्होंने ये फैक्ट इसको दे हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट, ठीक है। और मिनरल, केमिकल और बोटानिकल डाइज यूज होती हैं पटना कलाम में, और पिक्चर्स बनती हैं आइवरी और अबरक पे। गोट मिल्क कोट किया जाता था कलर करने से पहले पिक्चर्स को। मुगल रॉयल स्टाइल और ब्रिटिश आर्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है इस स्टाइल पे। इसके अलावा इसके लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये रिफ्लेक्ट करता है। मेन फीचर्स हैं इसके स्मॉल साइज पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं इसमें, मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं पेपर पे और आइवरी पे कई बार की जाती हैं, और कॉमन लाइफ, कॉमन पीपल को ये डिपिक्ट करता है। इसमें वो ग्रैंड्योर नहीं है जो मुगल पेंटिंग्स में होता था ना, वो रॉयल्टी वो सब, वो इसमें नहीं है। नॉर्मल लाइफ का पोर्ट्रेल करता है ये, कंटेम्प्रेरी कॉमन लाइफ बिहार की ट्रेडिशन इंडियन पेंटिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। पोर्ट्रेट्स हैं वर्किंग क्लास के, जैसे कि पॉटर, मेड, हाउसकीपर, कहार, बुचर, ये सब, और ये मदरसा, स्कूल्स, क्रिमेशन, फेस्टिवल्स, ये सब इसमें डिपिक्ट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल लाइफ डिपिक्शन एंड अडॉर्नमेंट, पेंटर्स जो हैं वो प्रोफिशिएंट थे, मतलब रियल लाइफ दिखाते हैं लोग कंप्लीटली, जैसे स्पैरोज है पेंटिंग्स में, और कहीं पे सप्रेस्ड फैंटेसीज हैं आर्टिस्ट्स की, वो दिखाया जाएगा ऑर्नामेंटेशन के तौर पे, जैसे पोर्ट्रेट ऑफ रागिनी तोड़ी। कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना, मेड बाय महादेव लाल, पिक्चर ऑफ अ सीन ऑफ मुस्लिम निकाह मेड बाय शिवलाल, और अल्कोहल कंजम्पशन बाय बेगम्स मेड बाय यमुना प्रसाद, ये सब इसके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। बैकग्राउंड और लैंडस्केप का कम यूज है इसमें, और क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ता था आर्टिस्ट को, तो वो आपको डालना ही नहीं है इसमें, तो वो उनको लगा कि आप नॉर्मल बना दो बस। और जो पिक्चर्स होंगी इस स्टाइल में, जो आदमी दिखाया जाता है उसकी ऊंची सी नाक होती है, हैवी बिल्ट पर्सनालिटी होती है, डीप सेट आईज होती हैं, पतला सा फेस होता है, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। डिफरेंस क्या है मुगल स्टाइल से इस पेंटिंग में? ग्रैंड्योर नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, रियलनेस और क्लोजनेस है इसमें नॉर्मल लाइफ के, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, बस ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट्स की बात करें तो नोहार मनोहर काफी पुराने हैं ये, कोर्ट ऑफ अकबर जहांगीर के होते थे ये, और सेवक राम एक इंपॉर्टेंट हैं, हुलास लाल इंपॉर्टेंट हैं। फेमस पेंटिंग्स की बात करें तो हिंदू फेस्टिवल्स को डिपिक्ट करती हैं पेंटिंग्स। कुछ और पेंटर्स हैं, जयाराम दास, शिवदयाल लाल, शिवलाल साहिब, डैक्सो बीबी, सोना बीबी, और ये सब, ठीक है। राधा मोहन बाबू एक कॉनॉइसर हैं इस स्टाइल के। राधा मोहन पटना कलाम स्टाइल में ब्रिटिश पेट्रन्स भी थे कुछ, कमिश्नर टेलर, कलेक्टर ऑफ पटना, WB आर्चर, उनकी वाइफ मिल्ट्रेड आर्चर, लॉयर थे पटना से, PC मानुक, चार्ल्स डी एले, राय सुल्तान बहादुर, ये सब, ठीक है। और कलेक्शन और सब कुछ कहाँ मिलता है इस पेंटिंग का? खुदाबख्श लाइब्रेरी और पटना म्यूजियम में। तो ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स देख लीजिए इस स्टाइल में। रागिनी गंधारी, ये महादेव लाल ने बनाई थी। पिक्चर ऑफ विराहिनी हीरोइन कैरिंग वीणा, माधवलाल, सेम रागिनी तोड़ी पे बेस्ड है ये। पिक्चर डिपिक्टिंग मुस्लिम निकाह, अभी ऊपर भी देखा था ना, ये दयाल लाल, और अल्कोहल कंजम्पशन बाय बेगम्स, यमुना प्रसाद। लास्ट पेंटर स्टाइल के ईश्वरी प्रसाद, जिनका वर्क प्लेस कैलकाटा, इसी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट लाइक रविंद्रनाथ टैगोर और अविंद्रनाथ टैगोर के काम में भी आपको इन्फ्लुएंस दिखाई देगा पटना स्टाइल का। द वेरी फेमस मधुबनी पेंटिंग, काफी पुराना ट्रेडिशन है, कर्नाट डायनेस्टी के टाइम पे जो किंग थे विद्यापति, वो मिथिला से काफी डेवलप हुआ था कल्चर मिथिला का। और इससे पहले एक स्टाइल होता था रामा स्टाइल, जो यहाँ पे पॉपुलर होता था, बाद में फिर विद्यापति के सॉन्ग्स के इन्फ्लुएंस में आके कृष्णा और शिव स्टाइल बन गया वहां पे। और प्रेजेंट टाइम में पेंटिंग जो है मिथिला की, वो बनती है बहुत न्यू और ओल्ड आइडियोलॉजीज के कॉन्सेप्ट से। ये फोक आर्ट है जिसमें विमेन का पूरा पार्टिसिपेशन रहता है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हार्ट है मिथिला कल्चर का, इसीलिए इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। ये जो पेंटिंग है ये आर्ट है फोक लाइफ ऑफ मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। दो तरह की मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं, म्यूरल, भित्ति चित्र और अरीपन, ठीक है। डेकोरेशन ऑफ द गोभार हाउस, गोबर घर की सजावट, ये मिथिला पेंटिंग में दिखाई देती हैं। राइटिंग ऑफ गोबर इन इट्स लिंगुआ फ्रैंका जो है वो पब्लिक लाइफ को काफी अलाइव रखता है डीपर सेंस में। ये जो पेंटिंग है डिफरेंट है फ्रॉम द एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ केव्स इन गुप्ता और मिडिल एजेस। खोबर जो राइटिंग है वो ज्योमेट्रिकल और स्पिरिचुअल मेथड है पेंटिंग ऑफ मिथिला का, जिसमें डिजाइन और सिंबल्स बहुत सारे फॉर्म्स के रिप्रेजेंट होते हैं। खोबर वर्चुअली जो है प्लेस जहां पे फैमिली टोटेम
कुल देवता स्टैब्लिश होते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज। हिंदू मैरिज सिस्टम के हिसाब से पेंटिंग्स और डेकोरेशंस की जाती हैं वॉल पे, जहां पे भगवान जी कुल देवता की स्थापना की जाती है वहां पे। कोलबर राइटिंग जो है वो ज्योमेट्रिकल और तांत्रिक मेथड फॉलो करती है ऑफ मिथिला, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है बस, बाकी इसमें आपको कुछ और नहीं देखना है। अरिपन भूमि चित्र की बात करें तो ये मिथिला पेंटिंग्स में काफी प्रिवेलेंट है ये कल्चर। क्रिएशन ऑफ अरिपन जो है रिचुअलिस्टिक रिचुअल्स में जनेऊ मुंडन ऐसा होता है उस टाइम पे, और ये तब बनाई जाती हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स में बनाई जाती हैं। और किंग विद्यापति के रेन की बात करें तो जो वर्जिन गर्ल्स होती थी मिथिला की, अनमैरिड गर्ल्स, वो बनाती थी प्रतिदिन अरिपन नियर तुलसी चौरा एट देयर होम्स, और कुछ इंटरनल विशेस मनौतीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती थी विद द कॉम्पोजिशन ऑफ अरिपन। कृष्ण लीला सागाज ऑफ लॉर्ड कृष्णा भी डिपिक्ट की जाती हैं अरिपन से, और इस प्रोसेस में विमेन जो हैं वो चौराथ, वर्मिलियन सिंदूर, व्हीट फ्लावर, ऑचरे और रामरस इन सबको यूज करके बनाई जाती थी ये पेंटिंग्स। और 5 तरह की हैं ये पेंटिंग्स, पिक्चर्स डिपिक्टिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स, फ्रूट्स डिपिक्ट करते हुए, सिंबल्स, स्पिरिचुअल सिंबल्स जैसे स्वास्तिक, ओम एंड ऑल, और भगवान देवी देवताओं को डिपिक्ट करते हुए, और डिपिक्टिंग ऑस्पिशियस सिंबल्स लाइक स्वास्तिक, दीप एटसेट्रा। तो ये वाली चीज हमने इसमें इंपॉर्टेंट वाली देख ली। स्टाइलिस्टिक फीचर्स की बात करें तो जो ये वाली पेंटिंग्स हैं ये सिंबॉलिक फीचर्स शो करती हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। इस स्टाइल की पेंटिंग्स वॉल्स पे बनाई जाती हैं, और ट्रेंड जो है पेंटिंग्स का क्लोथ्स और पेपर पे भी काफी इंक्रीज हुआ है रीसेंट टाइम में। नेचुरल कलर्स यूज होते हैं, बस मतलब वो नॉर्मल सी बातें हैं, आपको इतना कुछ वो नहीं, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मेजर सेंटर्स देख लीजिए, मधुबनी, लहारिया सराय, भवानीपुर, सिमरी, रांची। आर्टिस्ट्स की बात करें तो लीडिंग आर्टिस्ट हैं स्टाइल के पद्मश्री सेया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा, शशिकला देवी। एग्जीबिशंस होती हैं अब्रॉड में भी, शशिकला देवी की एग्जीबिशंस जापान में हो चुकी हैं। हसेगावा का नाम एक जापानीज मैन थे, वो नोटेबल हैं कि वो मिथिला आर्ट को इंटरनेशनल फेम पे लेके गए थे। मिथिला म्यूजियम भी बनाया गया इन कोलैबोरेशन विद हसेगावा इन द सिटी ऑफ टोकामांची जापान। सो नाइस, देख लीजिए आप। रेयर पेंटिंग्स हैं मिथिला आर्ट की जो कंपाइल की गई हैं इस म्यूजियम में। एरिक स्मिथ एक फेमस जर्मन रिसर्चर हैं जिसने काफी रिसर्च किया इन पेंटिंग्स पे, और फिलहाल काफी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इस पेंटिंग को काफी बिजनेस ओरिएंटेड और एम्प्लॉयबल बनाने में। मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट हमने देखा था सौरथ मधुबनी में स्टैब्लिश किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिससे कि मिथिला फोक पेंटिंग को प्रिजर्व, प्रमोट और डेवलप किया जा सके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने हमारे आर्किटेक्चर और पेंटिंग वाले सेक्शन में देख ली हैं। बाकी आप एक बार अगर आपको फिर भी रीडिंग लगानी है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। स्टिल इफ यू वांट टू, तो आप कोई पैराग्राफ जो आपको लगता हो आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो ये वाली चीजें हमने यहाँ पे देख ली।